मैंने कल ये सीखा कि है ना, अस्तित्व दर्शन में है ना दो तरह के प्रकार होते हैं, एक इकाई और एक है ना व्यापक। व्यापक में है ना सीमित नहीं होती है, और इकाई में है ना सीमित ही होती है चीजें। जोरदार, बढ़िया। और कोई आप में से, और कोई आपके ग्रुप में से? आप बताइए, बीच में जो बैठे हैं आप, क्या नाम है आपका? पूजा, आप बताइए। पूजा बहन, बताओ। देखो कान पे कुछ जो तो भी ध्यान गया हो, कुछ तो याद रहा होगा, जीवन में कहीं पे चित्रण में कुछ स्टोर हुआ होगा। बताइए बताइए। 2 दिन में जो भी चर्चा हुई 2 दिन में, आपको जो भी ठीक लगा हो कि हाँ ये मेरा ध्यान गया इस पे। सभी मुद्दों पे ध्यान नहीं भी गया होगा, पर जो मुद्दे पे ध्यान गया वो बताइए कि हाँ ये बात मुझे ऐसा लगा कि जीवन और शरीर अलग अलग है, उनकी जो स्पर्श है, स्मरण है, गंध है, स्वाद है, सुगंध है, वो सभी अलग है। और जीवन में हमको ऐसी चीज में ध्यान देना चाहिए कि जो हमें करना है वो करना ही है। बाद में जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं करते, और जो अच्छा लगता है, हमें जो पसंद आता है वो उस पे ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक बात है, बढ़िया बढ़िया। और कोई आप में से? और कोई गुजराती में रखना चाहे तो भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोली सको जो मन में जे पण भाव छे એને व्यक्त करवानो छे, जो व्यक्त करने से सभी को लाभ होता है, और हम सभी देख रहे हैं कि सभी को लाभ होना है। તમારું નામ શું છે બેન? ધ્રુવી, તમે કહેશો કઈ? बताओ ધ્રુવી બેન। व्यक्ति के लिए समाधान जरूरी है, और वो हमेशा निरंतर समाधान ही होना चाहता है। मतलब उसको हर एक चीज में समाधान चाहिए। वो कभी कंफ्यूज हो या कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे वैसा नहीं पसंद है, वो अधूरा महसूस करता है। उसे हमेशा समाधान ही रहना पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, बात करते हैं तो हमको भी खुशी होती है कुछ तो पहुंचा है, और आप बात करते हो तो आपको भी खुशी होती है कि हम कुछ बता पाए। ठीक बात है। और कोई? दादाजी, आपको कुछ रखना है? मुझे समय थोड़ा कम ही आता है। जितना भी आता है। जो भी है, आपका भाव व्यक्त होना। देखो, आपसे प्रेरणा है सबको। सबसे बुजुर्ग आप ही है। हाँ। समझ रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है ये ऐसा शिविर है ना, हमारे लीडरों को करना चाहिए। मोदी साहब को होना चाहिए, पुतिन को होना चाहिए, श्रीलंका के पास होना चाहिए। वो सुधरेंगे तो पूरा देश सुधरेगा। ठीक, बढ़िया बढ़िया। और कोई? मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना है। कल जो पूरे दिन में मुझे एक सेंटेंस मुझे अंदर बहुत छू गया। हाँ, जैसी समझ वैसा आचरण। बिल्कुल। परिवर्तनशील चीजों के बारे में सोचेंगे तो हमारा सुख भी क्षणिक होगा, और निरंतर चीजों के बारे में सोचेंगे तो हमारा सुख भी निरंतर होगा। वाह, बढ़िया, जोरदार, बढ़िया। हाँ भाई, माइक उनको। हाँ, शरीर और जीवन भिन्न है, और जीवन का इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है, और उसकी तरफ इतना इम्पोर्टेंट है, अभी तक अभ्यास नहीं हुआ है, तो उसकी तरफ ध्यान गया। इम्पोर्टेंस ऑफ जीवन। वाह, मन जीवन की। बहुत बढ़िया, बढ़िया। हाँ, यहाँ पे पास करिए माइक। अभिजीत भाई, कोई माइक का देख लीजिए। एक कोई माइक पास कर दे तो। हाँ, कोई भी। मेरा ध्यान इस तरफ गया कि ये जो शब्द हैं, जैसे मन, आत्मा, परमात्मा, धर्म, स्वभाव, ये हम यूज करते ही हैं ऑलरेडी, बिल्कुल, लेकिन सही मायनों में नहीं। बिल्कुल। कभी हम मन के आवेशों को लेकर स्वभाव बोल देते हैं, कभी हम वृत्ति प्रवृत्ति को स्वभाव बोल देते हैं। तो इसीलिए हमारी समझ अभी काफी कम है। यहाँ पे ये बात समझ में आई कि जैसे मानव का आपने कहा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता, सही मायनों में ये है, हाँ, जो निरंतर है। तो हमने निरंतरता को पहचाना ही नहीं था आज तक, इसीलिए अभी थोड़ा पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आया है। हाँ, और ऐसा लगता है कि आगे और पता करना चाहिए, इसमें कुछ और डीप में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हर आयु के यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, और सभी को ये लगता है समझना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।
बढ़िया। ये जो हमने तुलन करने की जो 6 अलग स्टाइल जो बताई, देखे हाँ, तो हाँ, करते तो हैं सब, लेकिन ये इतना क्लियरली जो डिफाइन किया, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे जीवन में थोड़ा एनालिसिस कर सकूंगा अभी कि मैं किस तरह से कोई भी डिसीजन का तुलन कर रहा हूँ, और अगर सामने वाला कोई भी है जो अगर इस तरह से नहीं बिहेव करता है जैसे मैं सोचता हूँ, तो मैं सोच सकता हूँ कि ये किस तरह की उसकी वृत्ति है, कहाँ से उसका तुलन हो रहा है, तो शायद समझने में या कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो सकता है। ऐसी उम्मीद है कि भाई मैं मेरा भी एनालिसिस कर सकूंगा, सामने वाला का भी, तो समझने में थोड़ी दिक्कतें कम आएंगी कि भाई ठीक है, ये इसने इस तरह से उसका तुलन किया, इसलिए उसका डिसीजन ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसीलिए बढ़िया। पहले दिन जो आप बोले ना कि हर मानव यूनिक है, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर मानव यूनिक है, हर मानव हम एक लोग जैसा है। डिफाइन कर सकते हैं हर चीज को। उतना ही है, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है वो हमको पता चल गया अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। चलो। तो शिविर ठीक चल रहा है ना? समझ में आ रहा है? पूरा भले समझ में नहीं आए, उसके लिए और समय लगाना पड़ेगा, पर कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उतना ही है। बढ़िया। और दूसरा, आगे और समझने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही, बस उतना ही है कि अगर समझने की प्रवृत्ति हमें बन जाती है तो हम समझ ही लेंगे, है ना। हमारे बीच में सुनील भाई हैं, उनका परिचय हम लोग करा देते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, आप भी दे दे, आपका तो हो गया था। मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं जीवन विद्या से लगभग 1.5 साल से जुड़ा हूँ और रेगुलर उसका अध्ययन करते हैं। सुबह जो ऑनलाइन सेशन रहते हैं वहीं, और परिचय शिविर, अध्ययन शिविर होते हैं, वहाँ जितना टाइम मिलता है उतना जाते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरा टाइल्स एंड सैनिटरीवेयर्स का शोरूम है यहाँ अहमदाबाद में, गोता में, वो बिजनेस कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ में जितना टाइम मिलता है परिवार के साथ में बैठ के देखते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या लगता है समझने में जो प्रवृत्ति 2 साल से आप कर रहे हैं, उसमें क्या आपके अंदर हुआ? बस थोड़ा शेयरिंग, उपलब्धि के रूप में जो भी हुआ है। उपलब्धि में देखे तो पहले ही शिविर से ही फर्क दिखने का चालू हो गया था। अच्छा। मेरी पत्नी के साथ में मैंने पालीताना में जो जीवन विद्या परिचय शिविर किया था, तो उसमें 7 दिन का जो शिविर होता है, उसमें जाने के बाद घर आने से अंदर अंदर जो अनबन रहती है, छोटी मोटी सालों पहले की जो अनबन बनी होती है, वो माइंड में रहती है, पीड़ा के रूप में थोड़ी रहती है हर एक के मन में। वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ प्रयत्न किए बिना धीरे 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 कैसे चली गई है, उसका पता हमको भी नहीं चलता। हमारे में से क्या ऐसा निकल गया है जो सामने वाले को उसके फर्क दिखता है, और सामने वाले में भी क्या निकल गया है खुद को पता नहीं चलता है कि हमारे में परिवर्तन क्या आया है। लेकिन आया ऐसा है पॉजिटिव का, संबंधों में जो पहले पीड़ा थी वो एकदम चली गई है, समझो। बच्चों ने भी नोटिस किया है। मेरी बेटी है कॉलेज के 3rd ईयर में, अभी 4th में है, तो 3rd ईयर में थी तब हमने शिविर किया था, तो उसने भी नोटिस किया पापा मम्मी के वर्तन में, अंदर अंदर हमारे आपसी वर्तन में और बच्चों की तरफ के वर्तन में उसने फ़र्क देखा। तो उसकी इच्छा हुई कि इंट्रोडक्शन वर्कशॉप उसने किया। वहाँ पे 1 दिन का वर्कशॉप था अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में। वो वर्कशॉप करने के बाद उसने नक्की किया था कि मैं परिचय शिविर पूरा करूँगी 7 दिन का। वैकेशन आएगा तब करने वाली थी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अहमदाबाद में चल रहा है या नज़दीक में चल रहा है तो उसका वैकेशन नहीं होता है। तो उसने बोला जब भी वैकेशन होगा तो कहीं भी होगा इंडिया में, मैं चली जाऊँगी। तो पुष्कर में जीवन विद्या परिचय शिविर हुआ था राजस्थान के अजमेर के बाजू में, तो वो अकेली चली गई थी। यहाँ से मैंने पहली बार उसको ट्रेन में अकेले बिठाया था, वो चली गई और पूरा 7 दिन करके अभी अजमेर से लौटी नहीं थी, अजमेर में ही थी। तो अजमेर से वापस फ़ोन कर रही है कि दूसरा एक शिविर 4-5 दिन के बाद वो वहाँ पे पालीताना में होने वाला था, भूमि मांडविया का जो हो ना कैंसिल हुआ था, वो शिविर में मुझको अभी के ये शिविर पूरा हुआ है, अभी अजमेर से रिटर्न नहीं हुई, बस में भी नहीं बैठी है। बोलते हैं मुझको फिर से करना है, थोड़े आंसर चाहिए मेरे को, कैरियर के रिगार्डिंग आंसर चाहिए थे, उसको फॉरेन से हट होना है, इंडिया से हट होना है, तो वगैरह उसका थोड़ा क्वेश्चन थे, तो उसके आंसर के लिए फिर से शिविर करना था, लेकिन वो कैंसिल हुआ। लेकिन बाद में श्रवण शुक्ला का दूसरे प्रबोधक है श्रवण शुक्ला जी, उनका शिविर हुआ तो उसने दूसरा भी परिचय शिविर किया। उसको भी बहुत इतना बढ़िया जो डिसीजन मेकिंग उसका था,
वो परफेक्ट डिसीजन भी आ गया है, क्या करना है एकदम क्लैरिटी हो गई है। हर एक और परिचय शिविर में ऐसा देखते हैं, कोई भी एज का हो, जैसे हम पालीताना में थे, कोई भी शिविर में जाते हैं तो हर एक उम्र का लोग, समझो 18-20 साल के बच्चे थे हमारे साथ, और हमारे 40-50 के आसपास के भी थे, और 70-80 साल के भी लोग थे। सभी लोग ऐसा वर्कशॉप में समझो एक साथ, एक सभी उम्र के लोग इतना इंटरेस्ट दे के सुन पाए और अपना फोकस दे पाए, वैसा पहली बार मैंने तो देखा है उसमें। और भी दूसरे तो व्यवसाय में भी फर्क पड़ा है। व्यवसाय में जैसे हमारे साथी सहयोगी लोग रहते हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, उन्होंने भी नोटिस किया है मेरे स्वभाव में, और हमारे रिलेशनशिप में बहुत उसमें रिजल्ट मिला है, व्यवसाय में भी अच्छा रिजल्ट मिला है। और बहुत बढ़िया बात तो यह है कि हमको ये पूरा परिवार इतना प्यार करने वाला मिला है, सभी लोग, उसमें बारंबार आने का मन करता है। और इसमें बड़े परिवार से जुड़ने से हमारा गति भी बढ़ता है अध्ययन का। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बहुत बढ़िया शेयरिंग, अच्छा लगा सबसे सुन के। तो कल हमने जो किया था, संपूर्ण अस्तित्व जो है बेसिकली इकाई और व्यापक दो ही वस्तुओं से बना हुआ है, और इन दोनों का सह अस्तित्व जो है वो हमेशा बना हुआ है। ना इकाई व्यापक में परिवर्तित होती है, ना व्यापक जो है वो इकाई में परिवर्तित होता है। दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है, दोनों ही को हम अच्छे से पहचान सकते हैं उनके गुणों से। इकाई जो है उसको हमने देखा था कि इकाई जो है व्यापक में डूबी है, भीगी है, घिरी है। व्यापक पारगामी है, पारदर्शी है। पारदर्शी है इसीलिए हम अभी भी एक दूसरे को देख पाते हैं, और इसीलिए हमारे में वो क्षमता है कि हम सभी को समझ सकते हैं। उसके साथ ही ये भी देखा, क्योंकि इकाई ही क्रियाशील है, व्यापक में कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए मानव जो है, मानव भी इकाई है, और मानव जो है, मानव ही करता है, भोगता है और दृष्टा है। समझने वाला मानव है, करने वाला मानव है, और करके भोगने वाला भी मानव ही है। ठीक है, तो इसको हम सभी देख सकते हैं। उसी के साथ जब हमने देखा कि संपूर्ण अस्तित्व का स्वरूप हमको एक सहअस्तित्व के रूप में समझ में आया, उसी के आधार पर, आपका माइक बंद कर दो, अच्छा, उसी के आधार पे फिर हमने इकाई जो है, जो अनेक प्रकार की इकाइयां हमको दिखती है, उसको हमने एक तरीके से क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन किया उसका, कि हम उसको कैसे पहचानेंगे। और इकाइयों में इतनी सारी जो इकाइयां हैं उसको हम कैसे एक रूप में, उनकी एकता को कैसे देखेंगे। तो उसमें हमने 4 अवस्थाओं की बात की, जिसमें पहली अवस्था है पदार्थ अवस्था, अर्थात मिट्टी है, पत्थर है, धातु है, मणि है, सभी कुछ, सोना है, चांदी है, सभी कुछ क्या है, पदार्थ अवस्था है। पदार्थ अवस्था में क्या होता है, पदार्थ अवस्था का स्वभाव जो है वो संगठन है और विघटन है। या तो वो साथ में आते हैं या फिर साथ में आके फिर विघटित होते हैं। पदार्थ अवस्था हमेशा इसमें बनी हुई है, और उसका धर्म जो है वो अस्तित्व है। अस्तित्व अर्थात जिसका नाश नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, पदार्थ अवस्था हमेशा बनी रहेगी। इस पृथ्वी पे इतना सारा पोल्यूशन हो जाए, बहुत खराब हो जाए, मानव यहां से चला जाए, पर पदार्थ अवस्था हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हुआ पदार्थ अवस्था। और पदार्थ अवस्था की अनुषंगीयता, अनुषंगीयता अर्थात उसकी परंपरा कैसी है, आचरण की परंपरा कैसी बनती है। पदार्थ अवस्था में जो आचरण है वो उसके गठन से डिफाइन होता है। जैसे परमाणु में कितने अंश है, कितने पार्टिकल्स है, उस आधार पे अभी भी हम साइंस में पहचानते हैं कि ये लोहे का परमाणु है, ये क्या सोने का परमाणु है, ये कार्बन का परमाणु है। कैसे पहचानते हैं हम? अंशों की जो संख्या है और उसका जो स्वरूप है गठन का, उस आधार पे ये पहचाना जाता है।
तो जैसे भी कोई ही परमाणु में अंशों का बढ़ना होने से उसका आचरण बदल जाता है, अंशों का घटना होने से उसका आचरण बदल जाता है। वही हम रिएक्शन के रूप में देखते हैं। जैसे लोहे का परमाणु है, उसमें जंग लग गया, मिट्टी बन जाता है। ये जो उसका भेद है, उसमें क्या भेद हुआ? पानी और लोहे में इंटरेक्शन हुआ और दोनों का आचरण फिर बदल गया। तो इस तरीके से परंपरा जो है पदार्थ अवस्था में, सोने का परमाणु हमेशा बने रहेगा, पर वो परमाणु हो सकता है उसमें परिवर्तन हो। परंपरा के रूप में सोना भी है, चांदी भी है, कोयला भी है, सभी कुछ बना हुआ है, कार्बन है, सब कुछ बना हुआ है। उसमें जो परिवर्तन है वो सिर्फ अंशों के या तो लेने या तो देने से, या तो टेक, या तो उसको या तो परमाणु में अंश आते हैं या तो फिर परमाणु से अंश बाहर जाते हैं। इस दोनों से उनका आचरण बदलता है। ठीक बात है? और ये हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। तो ये इसका नियम है। प्राण अवस्था है, हमने देखा था, जो पेड़ है, पौधे है ना, वनस्पति सब संसार है, उसमें एडिशन क्या हुआ? पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था में एडिशन क्या हुआ कि उसमें अभी ग्रोथ है, उसमें स्पंदन है। बेसिकली जो सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो प्रोसेस है स्पंदन वाली, ये प्राण अवस्था से शुरू होती है। पदार्थ अवस्था में स्पंदन नहीं है। प्राण अवस्था जो है, फिर उसका स्वभाव हमने देखा, या तो वो सारक है या तो मारक है। अर्थात किसी के लिए पुष्टिदायक है या किसी के लिए उससे पुष्टि नहीं होती। ठीक है? पुष्टि यानी ग्रोथ, उसका बढ़ना। जैसे हमने कोई वनस्पति खाने से हमारे शरीर में ग्रोथ होगी या उसे हानि भी हो सकती है। इस तरीके से हमने वनस्पति या प्राण अवस्था को पहचाना। उसका धर्म है पुष्टि अर्थात ग्रोथ। एक जो प्राण कोशा है, बेसिकली प्राण अवस्था जो है वो सेल से बना है, हम सभी जानते हैं। एक सेल से दूसरा सेल बनाने की जो क्वालिटी है वो पदार्थ अवस्था में नहीं थी, प्राण अवस्था में वो ऐड हो गई। प्राण अवस्था में वो ऐड हो गई। तो अभी एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरे सेल से तीसरा सेल बनता है और उसका ग्रोथ होता है। इसी को हमने कहा पुष्टि। और फिर इसकी अनुषंगियता, इसकी परंपरा कैसी है? परंपरा कैसे बनती है? तो बीज से। जैसा बीज वैसा वृक्ष, और जैसा वृक्ष होता है वैसा उसका बीज होता है। ये साइकिल हमेशा बना हुआ है। ठीक? इस तरीके से उसकी परंपरा बनी हुई है। तो बीज के अनुसार ही उसका क्वालिटी होगा, गुण होगा। जीव अवस्था जो है, हमने देखा, जो पशु है, पक्षी है, उसमें उसका स्वभाव या तो क्रूर है या अक्रूर है। जैसे बाघ है, गाय है, बकरी है ना। कुछ हम देखते हैं कि ज्यादातर समय पे कुछ क्रूर होते हैं, ज्यादातर समय पे कुछ अक्रूर होते हैं। जैसे शाकाहारी और मांसाहारी पशु पक्षियों को हम पहचानते हैं। और उसी के साथ जैसे गाय का बच्चा होता है, जब गाय का बच्चा होता है तो गाय उस समय पे बच्चे का संरक्षण के अर्थ में जो है वो क्रूर होती है, आपको पास में नहीं आने देती किसी को भी। तो इस तरीके से इसका स्वभाव जो है वो क्रूर और अक्रूर है। और जीव अवस्था का जो धर्म है, जीने की आशा, अर्थात वो जीना चाहता है। ठीक? जीना चाहता है। इसीलिए हम ये देख पाते हैं कि जब भी कोई गाय है या किसी को जब स्लॉटर हाउस में लेके जाते हैं तो वो चीखता है, वो उसका प्रतिकार करता है। ये जीने की आशा जो है वो उसमें हमेशा बनी हुई। और उनकी जो अनुषंगियता है अर्थात परंपरा, उनकी वंश के अनुसार परंपरा है। जैसे गाय का वंश है तो गाय का बच्चा गाय है, बकरी का बच्चा बकरी है, और उनका आचरण भी उसी के अनुसार है। तो गाय का आचरण है, जो गाय का बच्चा है उसका आचरण भी गाय जैसा है। तो वंश के अनुसार इसकी परंपरा बनी हुई है। हाँ। वंश के अनुसार तो प्राण अवस्था वालों की भी सेम ही रहेगी ना भाई। से हाँ। एप्पल का ट्री है तो उसके बीज में से एप्पल का ही ट्री हाँ। होगा।
उसमें भेद इतना ही है, इसको बीज ही तो कहा। उसमें बीज बनता है और बीज से वृक्ष बनता है। बीज जैसा है वैसा ही पेड़ बनेगा। जैसे एप्पल, जैसे आपने उदाहरण दिया, एप्पल का बीज है, उससे एप्पल का पेड़ बनेगा। वंश इसलिए बोलते हैं इसमें कि जो जाति प्रजाति वाला बात है ना, तो उसमें वंश अर्थात इसमें क्या है जनरली कि जीव से जीव या तो पैदा होता है, इसमें बीज से डिसाइड होता है। बीज के क्वालिटी से पेड़ का बनना जो है वो डिसाइड होता है। इसमें हम अलग से बीज नहीं पहचान सकते, इसको आप वंश के रूप में पहचानते हो। और क्या ये कह सकते हैं कि जीव और प्राण अवस्था में एक डिफरेंस ये है कि प्राण अवस्था में मूवमेंट है, जीव अवस्था में जैसे ट्रीज हैं तो वो स्टेशनरी टिपिकली होते हैं। हाँ, और हाँ, लाइक जैसे हमने हाँ, पदार्थ और प्राण में जो डिफरेंस देखा, कहा, ग्रोथ। ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसमें क्या भेद है? हाँ, तो इसमें एक बड़ा भेद है कि ये इसमें पुष्टि है, जीव अवस्था में भी पुष्टि है, पर किसमें है? उसके शरीर में। जीव अवस्था जो है वो शरीर और जीवन दोनों के संयुक्त रूप में जीव अवस्था है। इसमें जो जीवन है वो अपने शरीर के अनुसार ही सिर्फ चालित करता है शरीर को। जैसे वाघ का शरीर है तो वाघ के जैसे ही रहेगा उसका आचरण। तो ये एक भेद है। दूसरा भेद, इसमें जीने की आशा है जो प्राण अवस्था में नहीं है। थोड़ा एक जब और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात चलती है तो हाँ, आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है कि भाई किसी को मार के नहीं खाना चाहिए। ठीक तो नॉन बात है। वेजिटेरियन वाले ऐसा बोलते हैं कि भाई पेड़ में भी तो जान है, आप उसको भी तो पर तो उनमें क्या जीने की आशा ऐसे नहीं होती? वो व्यक्त शायद नहीं कर पा रहे हैं, बट आई एम श्योर कि नो ट्री वुड लाइक टू बी कट, इट कैन नॉट एक्सप्रेस। मुझे ऐसा लगता है ये जो एक्सप्रेस करना है वो जीवन के साथ है। हाँ, बिना जीवन के एक्सप्रेस नहीं होगा। तो प्राण अवस्था में जीवन नहीं है, इसीलिए जीव अवस्था की जो हत्या है उसको हम हत्या के रूप में पहचानते हैं। जो लोग मांसाहारी होते हैं वो भी शाकाहारी तो होते ही है ना, उसके साथ मांस खाते हैं। शाकाहारी तो सभी लोग होते हैं, ठीक। तो हत्या जो है वो तभी आएगी जब जीवन की जीने की आशा जो जीवन में है उसमें हमने कोई हस्तक्षेप किया। तो अगर हम जैसे प्राण अवस्था है, हाँ, वो उसमें सिर्फ शरीर है, हाँ, राइट, उसमें जीव नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसी कोई इकाई है उसको अगर हम हमारे पोषण के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं तो हाँ, वो इट इज एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। तो क्या अब डिस्ट्रॉय मतलब उसको देखना होगा एक्चुअली क्या है। जैसे पेड़ है ना, या जो गेहूं है। अब क्या हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का बीज जो है उससे गेहूं को बोते हैं, उसमें से हमारी जो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, गेहूं की, बीज की, वो हम ले लेते हैं। उसी में से कुछ बीज हम रखते हैं ताकि उसकी परंपरा जो है बीज वाली वो बनी रहे, तो गेहूं फिर से होगा, ठीक। तो इस तरीके से इसकी परंपरा को बिना डिस्ट्रॉय किए हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक। वैसे जीव अवस्था का हम क्या करेंगे, तो जीव अवस्था को भी हम लोग पालते हैं, गाय को पालते हैं, घोड़े को पालते हैं, बैल को, बहुत सारी चीजों को हम पालते हैं। तो क्या करते हैं, उनकी जीने की आशा और पुष्टि बनी रहे उस अर्थ में हम व्यवस्था बना देते हैं। जैसे गाय को हम चारा देंगे, ठीक। अब उनसे हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है या तो गोबर जो आपको खेती में इस्तेमाल होता है, या तो उनका पावर, जैसे बैल है या घोड़ा है, उसका जो पावर है बेसिकली उसको हम लोग दूर गमन या उसके यूज के लिए यूज करते। तीसरा है दूध, जो उसके बच्चे के लिए, और क्योंकि हमने उसको पुष्टि दी इसीलिए जो अधिक है उसके बच्चे के लिए जितना चाहिए उससे जो अधिक है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन चीजें हुई। इस तरीके से हम जीव अवस्था को एक तरीके से उसका उपयोग करते हैं, ठीक। और उसके धर्म में हमने कोई बाधा नहीं की। जैसे पेड़ है उसके धर्म में हमको बाधा नहीं करनी है, उसका पुष्टि मतलब इस धरती पे पेड़ बने रहे इस अर्थ में हम हमेशा काम करते रहेंगे। इस आधार पे हमारी इन अवस्थाओं के साथ हमारा जो एक इंटरैक्शन है वो स्पष्ट होता है।
लेकिन काटना नहीं चाहिए, राइट? पेड़ को भी अब वही है ना, जितने हम काटते हैं उससे ज्यादा हम लगाए। एक आम के पेड़ पे कितने आम आते हैं? बहुत सारे। आपको चाहिए उतने ले लिए। यदि सभी बाकी आप तो- नहीं खाएंगे, आप अगर उसका कंजप्शन नहीं करते हैं, है ना, और सभी ऐसे ही रहेंगे, तो पूरी धरती पे आम के पेड़ ही हो जाएंगे। तो संतुलन के अर्थ में भी ये है। वैसे ही जितने भी अभी पूरी धरती पे घास है, यदि जीव जानवर नहीं है तो इस धरती पे घास ही घास हो जाएगा। हम लोग खेत में देखते हैं, जैसे खेत के रास्ते में भी बहुत सारा घास होता है। अभी ये जैसे बारिश का मौसम है, गाय आती है, चर के चली जाती है। उसको ही अगर हमको ही काटना है, हमको ही उसको कहीं प्लेस करना है ना, उसकी व्यवस्था हमको ही करना है, तो आदमी सुबह से शाम तक घास ही काटता रहेगा। इस पे करेंगे सर बाद में बात। तो ये संतुलन के अर्थ में है। हाँ। जो भी आप जो बोल रहे हो ना, जैसे पेड़ काटना नहीं है, ये नहीं है, अभी वो जो है उसकी मानसिकता क्या है। जैसे एक पेड़ की जो रचना है वो व्यवस्था में कैसे भागीदारी कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है पेड़ का। यदि ये हम पहचानते हैं तो हम उसकी बने रहने में सहायक होंगे। उसकी परंपरा कैसी बनी रहे, जैसे हमने बोला ना, उसकी परंपरा कैसे बनी रहेगी, बीजानुसंगीयता। आनुषंगीयता जो है वो परंपरा बनाने के अर्थ में, आनुषंगीयता यानी परंपरा बनी रहे। उसके लिए क्या है, बीज जो है, बीज से वृक्ष बनता है और उसी वृक्ष में से और बीज बनते हैं जिससे और वृक्ष बनते हैं। सो परंपरा बनी रहती है। वैसे ही जब इसकी बात करते हैं जीव जानवर की, तो एक जो शरीर है जीव जानवर का, उससे दूसरा शरीर बनना जीव जानवर का, ये बना रहता है ना। उसका वंश जो है, अभी हम वंश किसके अर्थ में, मानव के अर्थ में भी वंश प्रयोग करते हैं। हमारा वंश, हमारा कुल, ये वंश जो है बहुत उच्च है, ये वंश जो है बहुत नीचे है, ये बात करते हैं ना। ये वंश किसके अर्थ में, जीवन के अर्थ में या शरीर के अर्थ में? शरीर। हम जो बात करते हैं शरीर के हिसाब, शरीर के अर्थ में करते हैं, है ना। जैसे 6 फुट 7 फुट हाँ। हाइट वाला जो वंश होता है, तो वैसा शरीर आएगा। उसके जीवन में कोई क्वालिटी चेंज हो जाएगा क्या? तो ये जो वंश है वो बना रहे प्राणियों का, जीव जानवर का, है ना, ये उसकी आनुषंगिकता। यदि हम चाहते हैं कि जीव जानवर की परंपरा बनी रहे, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना वंश में। उसमें जो नॉनवेज खाते हैं वो आर्ग्यूमेंट ये करते हैं, जैसे आपने बोला हाँ। कि भाई ट्री है, हमने काटा लेकिन ज्यादा बोए, तो वो भी ये करते हैं। बट उसके ठीक बाद है, में उस बात- पे बाद हम में और करेंगे। भी बात कर करते हैं। सकते हाँ, हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, उस पे उसको- बहुत सारे तर्क है, और उस तर्क को हम शरीर की जो रचना है, शरीर के लिए क्या पोषक है, क्या शोषक है, उस आधार पे ये निर्णय होता है। उसमें एक पार्ट ये है कि जीने की आशा को हम डिस्ट्रॉय नहीं करें। और इसमें मैं ये अभी जो बात हुई उसमें हम देख सकते हैं कि सभी अवस्थाएं एक दूसरे को पूरक तो है ही। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए पूरक है कि नहीं है? है। प्राण अवस्था अर्थात पेड़ पौधे पदार्थ अवस्था को क्या देते हैं? क्या कुछ वापस देते हैं? क्या देते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो पदार्थ अवस्था उन्नत हो जाती है, उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। प्राण अवस्था के जो भी अवशेष है, उससे पदार्थ अवस्था की स्थिति जो है वो उन्नत हो जाती है और अधिक। तो ये दूसरे को परस्पर पूरक है। ठीक है। वैसे ही क्या जीव अवस्था और पदार्थ अवस्था में भी कोई इंटरैक्शन है? क्या समझ में आता है? जीव अवस्था और पदार्थ अवस्था में क्या इंटरैक्शन है? जीव क्या लेते हैं पदार्थ अवस्था से? जीव अर्थात पशु पक्षी क्या लेते हैं पदार्थ अवस्था से? आप में से कोई? बिल्कुल, हवा पानी। ठीक। तो हवा पानी लिया, जीव अवस्था ने पदार्थ अवस्था को क्या दिया वापस? क्या दिया वापस? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? गोबर दिया, मलमूत्र दिया। उसका शरीर जब विरचित होता है तो भी पदार्थ अवस्था उन्नत होती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। ठीक है। वैसे ही जीव अवस्था और प्राण अवस्था, पशु पक्षी और जो पेड़ पौधे हैं, उसमें कैसा इंटरैक्शन है? पेड़ पौधों से इसकी पुष्टि होती है। जीव अवस्था जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, इससे इनके शरीर पुष्ट होते हैं। जीव अवस्था पेड़ों के लिए क्या देते हैं? बहुत सारा पॉलिनेशन जो है, बीज का बनना जो है वो जीव अवस्था से है। ठीक। तो इन सभी का हम देख पाते हैं कि सभी एक दूसरे को परस्पर पूरक है।
सह अस्तित्व को प्रमाणित किए हुए हैं कि हम साथ साथ सभी रह सकते हैं और दोनों एक दूसरे को और उन्नत कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम कहाँ है? जब मानव इसमें आता है। मानव से पशु पक्षियों से भी मानव को कुछ मिल रहा है, जो पेड़ पौधे हैं उससे भी मानव को मिल रहा है, आहार जो है वो वहां से आ रहा है। पशु पक्षियों से उसको जो पावर मिल रहा है बेसिकली उसके लिए यूज कर रहे हैं, है ना। फिर पदार्थ अवस्था हवा है, पानी है, ये सब हमको मिल रहा है। अभी क्वेश्चन मार्क कहाँ है कि हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जीव अवस्था के लिए क्या करेंगे, हम पदार्थ अवस्था के लिए क्या करेंगे जिससे वो उन्नत हो। हम लोग अभी इसमें लगे हैं, हमने हवा का प्रदूषण कर दिया, पानी को प्रदूषित कर दिया, प्राण अवस्था जंगल कट गए, आवश्यकता से अधिक जंगल कट गए। जीव अवस्था जो है उसको भी हमने वही स्थिति पे ला दिया है ना, कि हम लोग उसको उसके रहने की जो जगह है उसको नहीं बना के रख रहे। ठीक, तो इसीलिए इस चक्र को बनाए रखना ये मानव की आवश्यकता है। उसके बिना मानव इस धरती पर नहीं रह सकता। और हम ये सभी देख ही सकते हैं कि इस प्रदूषण से बढ़ने से अभी जो धरती की स्थिति है वो जितनी भी गंदी होती जाएगी, धीरे धीरे मानव के रहने लायक नहीं बचेगी। ठीक, तो ये इंटरैक्शन है, इसको हमको पहचानना है। इसके साथ हमको क्या निर्वाह करना है ताकि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था उन्नत बनी रहे। ये हमारा कार्य, मतलब ये हमारा उनके साथ भागीदारी है। जीव अवस्था को जैसे हमने गाय को हमने पुष्टि, मतलब उसका जो वंश है वो अच्छा हो जाए, उन्नत हो जाए, इसलिए हम काम कर सकते हैं। ठीक, जैसे दूसरा, जैसे जीव जानवर, जो जंगली जीव जानवर, उनके लिए जंगल बनाए रखना ताकि वो ठीक से रहे। जैसे कीट, हाँ अभी तो ऐसा ही है, पर इंटरफियर ना करे, पर इनफैक्ट उनका पुष्टि हो, क्योंकि जंगल को बनाए रखना। हम लोग तो काटे जा रहे हैं, तो हाँ कर रहे हैं। हमारी लालच को पूरा करने के लिए हम इंटरफियर कर रहे हैं उसमें। हम उसको अगर कम करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। दूसरा, इसमें और एक चीज समझ में आती है कि जीव अवस्था में जैसे वंश की क्यों कहा, क्योंकि गाय का जो प्रजनन है वो गाय और बैल का ही होता है, उससे गाय का जन्म होता है। ठीक, इसमें भी हस्तक्षेप अभी मानव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जो परंपरा है उसको तोड़ने का काम मानव कर रहा है। दूसरा, जैसे बीज की परंपरा है, हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिया, बहुत सारे बीज ऐसे बना दिए, उसकी परंपरा नहीं बनी रहती। उस बीज से आप एक बार लगाओ, दूसरी बार वो बीज हम नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, इस परंपरा में हस्तक्षेप किया। ये हमारा हस्तक्षेप है उनके रहने में। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर उसको भी देखना होगा, हमको ये सोचना ही होगा। अभी इसको आगे हम देखते हैं, अभी देखा नहीं इसीलिए मानव को, कि मानव जो है क्या वो वंशानुषंगी है, उसका जैसा शरीर है, जैसे हम प्रजनन के आधार पे पहचान सकते हैं कि जीव अवस्था में कितनी जाति है ना। मानव में क्या जाति एक है या अलग अलग है? शरीर के आधार पे एक ही है, सबका प्रजनन हो सकता है, अर्थात मानव जाति एक है, भले ही उनका शरीर का रंग, रख रखाव अलग हो। इसीलिए मानव का वंश जो है एक ही है। तो अब हमको क्या देखना है, हम लोग यहाँ फंसे हैं, भले टेस्ट ट्यूब बेबी अभी किसी के लिए दिक्कत है, वो है इसीलिए हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि दिक्कत पैदा कैसे हुई, वो इसी से हुई। ये सब जो पोल्यूशन हो गया, ये जो बीज में हमने हस्तक्षेप कर दिया है, आपको क्या लगता है इस सब का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होगा? होगा ही। उसी से हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ी है, तो हमने हस्तक्षेप किया, उसका प्रभाव हम पे हुआ। ठीक, तो अभी ज्ञान अवस्था पे आते हैं। मानव का स्वभाव हमने देखा था, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा। और उसका धर्म सुख, उसको तो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। और इनकी अनुषंगीयता जो है, मानव की परंपरा कैसे बनी रहेगी,
तो मानव की परंपरा संस्कार अनुषंगी है, अर्थात मानव शिक्षा के साथ, समझ के साथ अपनी परंपरा को बनाए रखता है। ठीक है, एक गाय के बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन एक मानव के बच्चे को बताना पड़ता है आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो शरीर को बनाए रखने के लिए भी आपको समझ की आवश्यकता है। यही भेद है जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में। ठीक ठीक है सब लोग? ठीक, इसमें कोई सवाल? इसमें कोई सवाल? पीछे कोई सवाल, कोई अस्पष्टता? ठीक है, तो हमने चारों अवस्थाओं को देखा, उसकी परंपरा कैसी बनी है इसको देखा, है ना। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान में हमने अस्तित्व कैसा है उसको देखा, इकाइयां कैसी है, उसमें क्या विभाजन है उसको देखा, उसकी जो निरंतर वस्तु है जिसको हमको पहचानना है वो भी हमने देखा। अभी हमको जो देखना है, इसका जो इंटरैक्शन है एक दूसरे के साथ, वो भी हमने देखा। अभी हमको जो देखना है कि इसमें जो परिवर्तन है वो कैसा है। तो बेसिकली पदार्थ अवस्था, प्राण, ना वैसे पदार्थ अवस्था, पदार्थ से प्राण अवस्था, हाँ, पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था बनता है। कैसे बनता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो इवोल्यूशन का क्रम है उसको अगर हम देखेंगे तो बेसिकली प्राण कोशाएं जो है वो कैसे बनी, तो वो पदार्थ अवस्था अर्थात परमाणुओं के गठन से जो रसायन बने, रसायनों के जो गठन है उसको हमने प्राण कोशा या सेल के रूप में पहचाना। बेसिकली पदार्थ अवस्था जो है वो परमाणुओं से बना हुआ है, एटम्स से। एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से जो फिर जैसे पानी का बनना है, रसायन बने, केमिकल्स बने, वो केमिकल्स को एक साथ होने के बाद प्राण अवस्था बनी। ठीक ठीक है, तो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था बनती है, प्राण अवस्था से फिर से पदार्थ अवस्था बन जाती है उसके, मतलब जिसको विरचित होने से। ये हम देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। इसको हमने कहा ये एक चक्र है, ये एक चक्र है, इसको हमने कहा प्राणपद चक्र। प्राणपद चक्र, ये चक्र है ना, पदार्थ से प्राण का बनना और प्राण से पदार्थ का बनना, ये चक्रीयता बनी हुई। फिर प्राण अवस्था से, सॉरी, ठीक है, प्राण अवस्था से, ये नहीं है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, जीव अवस्था और भ्रमित। हाँ, तो यहां पे एक संक्रमण है कि ये जो परमाणु है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ परमाणु ऐसे हैं जिसको हमने कहा गठनशील, जिसमें बेसिकली अंशों का लेना और देना ये चल रहा है। ठीक है, इसी को कहा गठनशील। इसमें हमने बात की थी अभी, परिणाम अनुषंगी है, जैसा गठन है वैसा आचरण है। उस तरीके से एक रिएक्शन जो है हमेशा बना हुआ है। तो ये जो पदार्थ अवस्था है ना, इसी में एक संक्रमण आता है जिसको हमने कहा गठन पूर्णता। गठन पूर्णता, जिसमें अभी गठन का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब वो कैसे हुआ? तो बेसिकली ये जो अंशों का लेना देना है उसी के प्रोसेस में एक निश्चित ताप दाब पे, क्योंकि सभी जो अंशों का लेना या देना है वो कोई ताप या कोई हीट या तो कोई दाब, प्रेशर, उसी के आधार पे होता है। ऐसे एक निश्चित स्थिति में गठन की पूर्णता हुई, जिसको हमने पहचाना गठन पूर्णता, अर्थात जीवन, जिसमें अभी गठन में कोई चेंज नहीं है और जीवन के रूप में वो हमेशा निरंतर, परमाणु के रूप में हमेशा निरंतर बना रहता है। अभी ये परमाणु कोई भी संगठन विघटन में भागीदारी नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली एज अ परमाणु बने रहता है, क्योंकि उसको उसमें अंशों का कोई भी लेना देना नहीं है।
इसीलिए अब उसमें संगठन और विघटन क्रिया नहीं होगी। ठीक ठीक बात है। तो अभी ये हुआ एक पूर्णता अर्थात संक्रमण। संक्रमण क्यों कहा? क्योंकि अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गठन पूर्णता से गठनशील परमाणु नहीं बनेगा, निश्चित हो गया वो। इसी को कहा विकास। अभी हमने विकास किसको बोला है? ये सब जो भवन बनना है ये सब है, इसको हमने कहा विकास। जबकि विकास इसको कह रहे हैं एक बार होने से वापस परिवर्तन नहीं होता, तभी विकास। संक्रमण का मीनिंग नहीं। संक्रमण अर्थात जैसे एक स्टेप हमने आगे लिया, उस स्टेप से पीछे नहीं आते वापस, इसको कहा इंग्लिश संक्रमण। वर्ड एक ऐसा बिंदु है जहां से वापस नहीं आ सकता। देखिए इसमें चक्र की Irreversible बात हो कर रहे हैं जाता ना, जैसे ये चक्र में कैसा है, पदार्थ से प्राण बन सकता है, प्राण से पदार्थ बन सकता है ना। ये चक्र चलता है, चक्रीय प्रोसेस है ना। जैसे मानव का शरीर बना, बच्चे ने जन्म लिया है ना, माँ के गर्भ में शरीर बन रहा है, वो बच्चा बड़ा हुआ, एक समय पे शरीर जो है वो विरचित हो गया, जिसको हम कह रहे हैं मृत्यु घटना के रूप में। हम बोले मर गया, हम बोले उसका शरीर शांत हो गया। भाषा में भी हम लोग इतना तो पहचाने कि ये बोलता है शरीर शांत हो गया उसका। तो जब शरीर शांत हो गया मतलब वो वापस जो है वो प्राण अवस्था जो है, शरीर जो प्राण अवस्था से बना है वापस वो पदार्थ अवस्था में विलीन हो गया, मिल गया। अल्टीमेटली ये होता है या तो हम उसको अग्नि देते हैं या उसको धरती में जो है दफन करते हैं। ये 2-3 चीजें हम लोग करते हैं। तो जो शरीर है वो तो वापस नहीं मिल रहा है, पर जो जीवन है जो एक बार गठनपूर्ण हो गया वो वापस गठनशील नहीं होगा। मतलब उसका रिटर्न ऑफ पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है, वहां से वो एक जगह पे पहुंच गया। तो जीवन जो गठन पूर्णता जब अचीव करता है, पर वो स्टार्ट तो गठनशीलता से होता है, पदार्थ या कोई अवस्था से, फिर गठन पूर्ण बनता है जब, तो प्राण अवस्था में तो ये नहीं है, ये जीव अवस्था में है और ज्ञान अवस्था में है। तो ये दो जो अवस्थाएं हैं उसके जीवन में कोई डिफरेंस होता है क्या? हाँ, नहीं, उसको बात करेंगे, उसमें बात करेंगे उसके जीवन में क्या डिफरेंस है। मौलिक रूप में जीवन तो यही रहता है, उसको जो व्यक्त करना है, जो व्यक्त करना है ये ऐसा ही है। एक्चुअली आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, है ना, अब उसको व्यक्त करने के लिए कोई एक हार्डवेयर चाहिए, है ना। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के अनुसार व्यक्त होगा। जैसे ये माइक है, मैं बहुत ही स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, स्थूल मतलब जो जिसको मतलब उतना हाईली वो रिलेटेबल नहीं है, पर जैसे ये माइक है ना, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, ये बना हुआ है। अब मैं जितनी तेज आवाज से बोलूंगा, है ना, वो यहां से जाएगा। एक समय पे मेरी आवाज इससे तेज हो सकती है, पर यदि माइक की कैपेसिटी नहीं है तो वो उसको प्रसारित नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो जीवन जीव शरीर चलाते हैं वहां पे जीव शरीर का जो एक लिमिटेशन है, जिसको हमने कल देखा था 4 विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसमें उसका पूरा हो जाता है। उसको जागृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसमें उसका जो हाईएस्ट अचीवमेंट है, उसमें जो पूर्णता होनी है वो वहां तक ही है, उससे आगे उसमें है नहीं। यदि उससे आगे की जो स्थिति है वो फिर उसी के लिए फिर ज्ञान अवस्था है। यदि वो उसी में हो जाता तो फिर ज्ञान अवस्था की आवश्यकता क्या थी? यदि जीव शरीर में ही वो पूरा हो जाता तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए वो जो व्यक्त होना है, जैसे हम इसमें भी देखें पूरा, तो इसमें सभी क्रियाएं जो है वो जीव शरीर में व्यक्त नहीं होगी, उस रूप में है। क्या क्यों नहीं होगी? मैं उसको जोड़ देती हूँ, क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जीवन जो है उसका शरीर के साथ जो इंटरैक्शन है उसका माध्यम है मेधस अर्थात ब्रेन। ठीक है, मेधस, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ठीक है। मानव में सबसे विकसित ब्रेन है, जीवों में जो ब्रेन है उतना विकसित नहीं है। इसीलिए जीवन पूरी तरीके से अपने आप को जीव शरीर में व्यक्त नहीं कर सकता। पर वही जीवन अगर मानव शरीर को करेगा तो व्यक्त कर सकता हाँ, है। जीवन सेम ही है, जीवन सेम हाँ, है, मौलिक रूप में सेम है। सेम उतना ही है। मैंने जैसे बताया जो हार्डवेयर है, जिसको अभी बहुत अच्छे से ये रखा कि मेधस, उसमें भी पिन पॉइंटेड कौन सा पार्ट है। जैसे जीवों में भी भूख लगती है, ये सारी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब उसमें है। उसमें ये भी है, ब्रेन भी है,
पर वो उतना विकसित नहीं है कि इन सब क्रियाओं को व्यक्त कर पाए। मेरा बस क्वेश्चन यही था कि बस। जीवन तो दोनों में सेम Same है, है, सेम same। दैट्स द वो क्वेश्चन। जो गठन पूर्ण परमाणु है ना, हाँ। इसीलिए अभी आगे Same। आएगा। ये 2 अवस्थाएं अभी लिखी, ये 4 में से 2 अवस्थाएं हैं जो इस चक्र में है ना, और उसके बाद ये गठन पूर्णता है। तो बाकी की जो अवस्थाएं हैं, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, वो इसके बाद ही है। जब तक गठन पूर्णता नहीं हुई, जीवन नहीं बना, तब तक वो नहीं है। उससे पहले ये दोनों है। इसी भी धरती पे अगर सबसे पहले कुछ होना होगा तो पदार्थ ही होगा, उसके बाद ही प्राण हो सकता है। और गठन पूर्ण यानी जीवनता, जिसको हम कह रहे हैं जीवन होना, उसके बाद ही जीव शरीर आ सकता है, क्योंकि जीव शरीर को चलाने के लिए जीवन की आवश्यकता है। इसलिए जीव शरीर इससे उपलब्ध हो सकता है। हमारा शरीर भी इसी से बना है। पूरे शरीर में देखेंगे तो पदार्थ और प्राण अवस्था ही है। गठन पूर्णता होने से जीवन, मतलब जीवन गठन पूर्ण है, हाँ, है। हाँ। लेकिन जीवन भी तो प्रोग्रेस कर रहा है ना। हाँ, Like उसको हम उसी अभी को आगे देखेंगे, देखेंगे। उसको आगे इसीलिए अभी तक जो देखा इसको कह रहे हैं विकास क्रम। ये जो है ये ना, जो हुआ इसका उसको हमने होना, नाम दिया विकास क्रम। ये जो है ना, ये इसको कहा हमने विकास हुआ, है ना। ये कैसे हुआ विकास क्रम, अर्थात ये जो अलग अलग रचना है उसमें जो एक क्रम है ना। जैसे अलग अलग पेड़ पौधे हैं, उनकी रचनाएं हैं, फिर जीव शरीर है, उनमें एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, और मानव शरीर है। ये पूरा प्रोग्रेस, ये है विकास, जिसमें गठन पूर्णता का बनना, परमाणु गठनशील से गठन पूर्णता का बनना, ये विकास। और ये एक संक्रमण। अभी आगे का चक्र हम देखते हैं, इसके जिस पे बाद आपका भी मुद्दा- विकास है ना। अभी उसके आगे वाला देखते हैं। तो अभी यहां से हमने देखा कि जीव अवस्था और भ्रमित ज्ञान अवस्था, अर्थात भ्रमित मानव, इसमें भी एक चक्रीयता है। इसमें भी एक चक्रीयता है, जिसको हमने कहा भ्रांति पद चक्र। भ्रांति पद चक्र, ठीक। इसके बाद एक संक्रमण है, जिसको हमने कहा क्रिया पूर्णता, अर्थात समझ का पूरा हो जाना, समझदार हो जाना। इसी को, मतलब ये जो विकास है, ये क्या है, ये रचना, मतलब ये जो गठन है उसमें विकास है। ये है गुणात्मक विकास, इसमें गुणों का विकास है, क्वालिटेटिव चेंज। ये क्वांटिटेटिव चेंज है, ये क्वालिटेटिव चेंज है, इसीलिए इसमें दोनों में भेद, ठीक। तो ये एक स्टेप, ये सेकंड संक्रमण हुआ, ये दूसरा संक्रमण हुआ। उसी को कह रहे हैं 10 क्रिया, जिसको हम जो 10 ये क्रिया पूर्णता, ये क्रिया अर्थात पूर्णता होगी समझ जीवन में। पूरा हो जाना, ठीक, समझदार हो जाना, समाधानित हो जाना। और फिर है मानव और देव मानव, इसका संक्रमण। मानव से देव मानव, देव मानव से मानव, इसको कहा देवपद चक्र। देवपद चक्र। हाँ, वो नहीं। संक्रामक, वो वो संक्रामक जो है, रोग, हाँ, वो नहीं वो है, ठीक है, वो नहीं यहाँ है। नहीं है। हाँ, पीछे वापस नहीं है, इसको हम मतलब कहते इससे हैं बात पॉइंट के ऑफ बाद- नो रिटर्न। हाँ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मतलब वहां से वापसी नहीं है। जो भी यहाँ पे पहुंचा है वो इस चक्र में तो रह सकता है, विद इन दिस बाउंड्रीज, ये यहाँ पे यहाँ रहेगा, पे चक्रियता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ नहीं आ सकता। एक बार जो जीवन हो गया, जिसने जीव शरीर चला लिया, या तो वो भ्रमित मानव का शरीर चला सकता है या जीव शरीर चला सकता है, वो वापस प्राण और पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका शरीर होगा, जीवन नहीं होगा। तो ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो यहाँ पे तो जो हो रहा है वो जैसे बताया क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है। क्वालिटेटिव चेंज में भी आगे जो ये वाला क्वालिटेटिव चेंज है, एक्चुअली फिर यहाँ नहीं पे होगा। क्वालिटेटिव चेंज है, भ्रमित हाँ, से मानव मानव, में। ये क्वालिटेटिव चेंज है ना। भ्रमित अवस्था से मानव बनना, अवस्था। ये क्वालिटेटिव चेंज है। और उसके बाद मानव और देव मानव के बाद
जो लास्ट संक्रमण है या जिसको हमने कहा दिव्य पद, इसी को कहा आचरण पूर्णता। पूर्णता, आचरण पूर्णता अर्थात तीसरा संक्रमण। अभी इससे ये है पद मुक्ति, ये है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। इसके बाद गुणात्मक परिवर्तन भी नहीं, क्योंकि हमने फाइनल अपना जो डेस्टिनेशन है, इसी को कहा मोक्ष पद, इसको पा लिया। तो ये जो 3 पूर्णताएं हैं, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये पूरे इकाई जो है, या जिसको हमने कहा सभी जो अवस्थाएं हैं, उनका लक्ष्य है पूर्णता को पाना। और यही इसको कहा अनुसंधान, अर्थात जो प्रणेता है ये नागराज जी, उन्होंने इन 3 पूर्णताओं को हमारे सामने स्पष्टता से रखा। अनुसंधान का इतना ही अर्थ है जो था नहीं, पहले परंपरा में नहीं था, उसको पहचाना। अनुसंधान की वस्तु इतनी है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। अभी तक जीवन को गठन पूर्णता के रूप में नहीं पहचाना गया, मानव को क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में नहीं पहचाना गया। यही अनुसंधान की मूल वस्तु है, 3 पूर्णता। और ये पूर्णता क्यों है, इकाई में पूर्णता क्यों है, या पूर्णता की प्यास क्यों है? इकाई क्यों पूर्णता की ओर जाना चाहती है? क्योंकि व्यापक पूर्ण है, और व्यापक पूर्ण है, पूर्ण में ही सारी इकाइयां डूबी है, भीगी है, गिरी है, यानी कि उसमें ही है वो, इसलिए पूर्ण में गर्भित है। जैसे माँ के पेट में एक बच्चा गर्भ में होता है, हम बोलते हैं गर्भित है, इसीलिए पूर्ण में गर्भित होने से पूर्णता की ओर गति है। इसीलिए जो 2 दिशा है इकाई की, वो हमेशा पूर्णता की ओर है। कैसा लग रहा है? पूर्ण में गर्भित होने से पूर्णता की ओर गति। इसीलिए सभी का लक्ष्य यही है कि पूर्णता को प्राप्त करना। इसीलिए सभी मानवों को समझना ये उनकी बाध्यता है। बाध्यता मतलब उसके बिना चलेगा नहीं, आज नहीं तो कल चलेगा। मानव जाति आज नहीं तो 100 साल के बाद पर समझना ही एक भाग है, और यही गति है जब भी होगी। तो इसी के कारण जीवन क्रिया में प्रामाणिकता से हम वापिस यू टर्न नहीं ले सकते। नहीं, हाँ, फिर यू टर्न नहीं है, वो फाइनल हो गया। हाँ। आचरण पूर्णता अर्थात सभी प्रमाण हमने प्रस्तुत कर दिए, व्यवहार में, मतलब जीने में, परस्परता में, मानव के साथ, प्रकृति के साथ, और अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का बन जाना, उस अर्थ में हमारा जीना। मानव जाति में आचरण पूर्णता हो गई तो मानव जाति इस धरती पर हमेशा के लिए निरंतर ऐसे ही जी सकती है, यह विश्वास बनता है। इसीलिए मानव जाति का आचरण पूर्णता जागृत होना ये मानव जाति की बाध्यता है। उसके बिना रह नहीं सकती, उसके बिना हमने सारे प्रयोग कर लिए। जीवन और शरीर को सिर्फ शरीर मान के जितने भी प्रयोग हुए उसी को हमने कहा भौतिकवाद। जहाँ पे सिर्फ जीवन है, शरीर जो है वो कोई उपयोगी नहीं है। शरीर को जहाँ पे अवमूल्यन किया, उसकी जो शरीर की जो मूल्यांकन है, उसका जो यथा योग्य मूल्यांकन है वो नहीं किया गया। और जहाँ पे सिर्फ जीवन की बात की, उसी को हमने कहा आदर्शवाद। दोनों को नहीं समझा, दोनों को संयुक्त रूप में उसकी उपयोगिता को नहीं समझा, दोनों के सह अस्तित्व को नहीं समझा। इसीलिए मानव जाति आज जहाँ खड़ी है वहां पे समस्या की कगार पे है, जहाँ पे पृथ्वी का भी बना रहना एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, परिवारों में जीना भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। तो इस कारण सह अस्तित्ववाद एक विकल्प के रूप में हमारे सामने उभर के आता है कि जहां पे जो चीज जैसी है, अस्तित्व जैसा है वैसा ही पहचानना, क्योंकि जो चीज जैसी है वैसी हम पहचानेंगे तभी उसके साथ निर्वाह कर पाएंगे।
यदि ये चेयर है, अगर मैं उसको चेयर के रूप में पहचानता हूं तो उसके साथ वैसा निर्वाह कर सकता हूं। यदि मेरा बच्चा है, अगर उसको मैं बच्चे के रूप में पहचानता हूं तो मैं वैसा निर्वाह कर पाता हूं। यदि मैं बच्चे को उस रूप में देखता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस है, जो जो मुझे आगे जाके काम आएगा, तो मेरा उसके साथ व्यवहार बदल जाएगा। यदि मैं माता पिता को अपना एटीएम समझता हूं तो मेरा व्यवहार उनके साथ बदल जाएगा। यदि मैं प्रकृति को शोषण की अपना अधिकार मान के अगर उसका शोषण करता हूं तो मेरा प्रकृति के साथ संबंध की पहचान नहीं होने से पूरा उसके साथ निर्वाह है वो बदल जाता है। इसीलिए जो चीज जैसी है उसको उस अर्थ में ही पहचानना और निर्वाह करना। इसीलिए पहचानना निर्वाह करना है, वो कहां से स्थिर होगा? तो जो चीज जैसी है वैसी जानने से मानने से वो होगा, और वो जानना मानना यहां पे होगा, वो समझ से होगा। समझ के लिए शिक्षा है, तभी संस्कार अनुषंगीय जो परंपरा है वो बनी रहेगी। एक बार अगर आचरण पूर्णता इस धरती पे हो गई, ये धरती सालों के लिए धरती भी ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि मानव में ही सारी गड़बड़ है। मानव जो है वो व्यवस्थित नहीं है। यदि मानव प्राण अवस्था के प्रयोजन को पहचान गया, जीव अवस्था के प्रयोजन को पहचान गया, पदार्थ अवस्था के प्रयोजन को पहचान गया और उनके साथ ठीक निर्वाह करने लगा, बाकी तीन अवस्था तो ठीक निर्वाह कर ही रही है, उसके आचरण में कोई भेद नहीं आया, सालों से कोई भेद नहीं आया। लोहा लोहे की तरह ही आचरण कर रहा है, उसका आचरण निश्चित है। पेड़ पेड़ की तरह ही आचरण कर रहे हैं, उसके निश्चित है। जीव जानवर वैसा ही आचरण कर रहे, वो निश्चित है। मानव ने उनके आचरण में हस्तक्षेप किया, इसीलिए उनका आचरण जो है वो बदलने लगा है। इसलिए व्यवस्थित होने के लिए या समझदार होने के लिए एक ही इकाई है या एक ही अवस्था है जिसको समझदार होना है, मानव को। वो कैसे समझदार होगा? क्योंकि वो संस्कार अनुषंगीय है, संस्कार से उसकी परंपरा बनती है, जो शिक्षा से, जो बाय एजुकेशन ठीक हो सकता है। और शिक्षा की वस्तु ये है, शिक्षा के लिए वातावरण बन जाए, ऐसे विद्यार्थी हो, ऐसा परिवार हो जीते हुए। यदि ऐसा होता है तब जाके ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था अस्तित्व प्रमाणित हो सकता है। कुल मिला के इतनी बात है, तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं, मानव लक्ष्य को। हाँ, दोनों ही, इंडिविजुअल भी और परंपरा भी, हाँ। दोनों ही तरह से देख सकते हैं दोनों उसको। तरीके से। मतलब से आई कैन बिकम हाँ। माई सेल्फ, बिल्कुल। हाँ। कैन दी अदर थिंग्स बिकम। ये भी होगा, इसका प्रमाण या पूर्णता इसकी जो है वो परंपरा के अर्थ में हम पहचान पाए। एक व्यक्ति भी हो सकता है, मैं पर अपना उससे आचरण ठीक परंपरा कर नहीं सकता हूं। बनेगी। पर उससे परंपरा नहीं बनेगी। यदि मेरा आचरण ठीक होता है तो उसका अगला स्टेप यही बनता है कि सभी का आचरण ठीक हो। उसके लिए मैं काम करूंगा। माई क्वेश्चन इज, कैन ये जो लास्ट जो है, हाँ इस सबसे ऊपर, हाँ, दिव्य पद, वो इंडिविजुअली पॉसिबल है या वो कलेक्टिव ही हो सकता है? भाई सब लोग होंगे तो ही वो अवस्था नहीं, पॉसिबल। इंडिविजुअली भी हो सकता है। उसको Individually और भी एक हो तरीके सकता से मैं कहता हूं, जो चीज यहां पे होनी वो यहां पे ही होगी, जो चीज यहां पे होनी वो यहां पे ही होगी। परफेक्ट, करेक्ट। व्यक्ति में समृद्धि नहीं हो सकती। सही आप बात। अपनी आवश्यकता को पहचान के उसको कर सकते हो, पर ये तो परिवार में ही होगी। करेक्ट, व्यक्ति में अभय जो है वो समाज में ही होगा, व्यक्ति में नहीं नहीं होगा। होगा। जब हम प्रकृति में सहअस्तित्व कर रहे हैं तो चारों अवस्था के ही साथ ही होगा, है ना। एक व्यक्ति उसको समझ के अपना आचरण ठीक कर सकता है, पर वो अगर पूरा होता, वो अगर पूरा हो जाता है, मान लो 800 करोड़ में से एक व्यक्ति का आचरण ठीक हो गया, तो इसमें से ये 3 लक्ष्य पूरे हुए क्या? नहीं, पर वो पर्सन हाँ। वो दिव्य पद पर पहुंच सकता है। हाँ, वो पहुंच सकता है दिव्य पद। जीवन में बाय जीवन में वो हो हिमसेल्फ, सकता है। वो दिव्य पद पे पहुंच सकता है। हाँ, उसका उसको काम प्रमाण क्या जो है है, फिर? उसका उसका प्रमाण प्रमाण जो है, वो मतलब शेष दिव्य है। पद में पहुंचा है, इसका प्रमाण तब आएगा जब सभी उस तरीके से जीने लगे, सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना हो जाए। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, ये जो व्यक्ति है उसका क्या हुआ? उसका जो विकास होना था एक व्यक्ति के रूप में वो पूरा हो गया। अब उसका क्या काम है? तो ये परंपरा कैसे बन जाए, इस अर्थ में उसका पूरा तन मन धन का नियोजन हमेशा वो करता रहेगा। इसमें 2 बात आएगी, आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें फिर वो जो परंपरा वाली बात आ जाती है कि मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य। हाँ। तो उसमें फिर क्या है, जैसे ये दिक्कत क्या है, ये ऐसा नहीं कह रहा है ना, ये बहुत अंतर है इन दोनों में। यहाँ पे परंपरा की बात हो रही है। मोक्ष का अर्थ है कि हम लोगों को सबसे मुक्ति हो जानी। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं। हाँ। तो इसकी एक ये जरूरी है, क्योंकि कहीं ना हम मिक्स कर देते हैं बहुत सारी चीजों को। तो जैसे हमने सुना है, जैसे जो भी बूढ़े होते हैं एक समय के बाद बोलते हैं हमको तो है मोक्ष चाहिए, मतलब
तुम सबसे मुक्ति चाहिए, यानी संबंधों से मुक्ति चाहिए, यानी संबंध बोझ है, उतना ही हुआ ना। यहाँ पे बोल रहे संबंध जो है एक व्यवस्था है। अभी हम संबंध की बात करेंगे, संबंध किस अर्थ में है, तो पूर्णता के अर्थ में संबंधित है, तो वो बोझ नहीं है, उसमें जी सकते हैं। तो यहाँ पे जो आदमी जिसको हम कह रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी समझ होती है, वो क्या करेगा? उसका एक ही लक्ष्य है कि मानव लक्ष्य पूरा हो जाए। तो व्यवस्था के लिए काम करेगा या वो छोड़ देगा कि अब जो होना हो, मरना तो मरो। वही डिफरेंस है। ट्रेडिशनल सेंस में हाँ, मोक्ष इज हाँ, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। वे हाँ, मेरा मोक्ष हो गया, ये व्यक्तिवाद की ओर ले जाता है। हाँ, ये कह रहा है कि मोक्ष ट्रू सेंस में कब तभी होगा? है जब परंपरा है, सब होगा तब। जब परंपरा है। हाँ इसी को कहते हैं व्यक्तिवाद। हाँ, तो वो नहीं है एक्चुअली। ये पाने से अब मेरे में ताकत है कि मैं सभी के लिए काम कर पाऊं, ऐसी शिक्षा कैसे हो, उसके लिए मैं अपने को लगाता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ऐसा देखती हूँ कि जैसे समझो ये नागराज जी है, उनको समझ में आ गया ये सब कैसा है, तो उन्होंने क्या किया, पूरी जिंदगी इस समझ को समाज में स्थापित करने के लिए अपने को, अपने परिवार को, सभी को लगाए, सभी लोग उसमें लगे हुए। तो ये हाँ, समाज सार्वभौम व्यवस्था यही है, अखंड समाज बन जाए, सार्वभौम व्यवस्था बन जाए, इस अर्थ में अपने को लगाए रखना, ये इसका प्रमाण है, यही इसका काम है, या इसका जो मतलब प्रयोजन है। ये जो चक्र है, भ्रमित ज्ञान अवस्था से जीव और देव से मानव, उस पे जरा थोड़ा बात करना है। ठीक, बेसिकली क्योंकि अभी इसमें ऐसा है कि जीव अवस्था का जो जीवन है वो मानव शरीर को चला सकता है, ये कह रहे हैं। जीव अवस्था और भ्रमित अवस्था में जो चक्रीयता है, वैसे ही भ्रमित ज्ञान अवस्था का जीवन जीव अवस्था को भी चला सकता है, अगर उसका ऐसा निष्कर्ष है कि गाय जैसे जीने से मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। ठीक, तो ये चक्रीयता इसमें बनी हुई। बेसिकली इसमें शरीर ही बदल रहा है, जीवन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत फर्क नहीं, क्योंकि समझ में आगे बढ़ने का कोई क्रम नहीं हुआ। फिर है मानव और देव मानव। मानव अर्थात जिसकी समझ पूरी हो गई, अब मानव परिवार में प्रमाणित करता है, मेरे परिवार में मैं ठीक से अपने आप को निर्वाह करता हूँ, न्याय को ठीक से, व्यवहार को, न्याय के पर बात हम लोग करेंगे तब और स्पष्ट हो जाएगा अभी इसके बाद। तो बेसिकली न्याय को मैंने प्रमाणित किया संबंधों में, परिवार में जीने। देव मानव जो है वो धर्म को प्रमाणित करने के अर्थ में, अर्थात व्यवस्था को, व्यवस्था के अर्थ में जीने के लिए ये करता है। अभी इसमें समझ में कोई भेद नहीं है, आचरण में भेद है। इसमें जो चक्रीयता है वो इसी अर्थ में है कि जब परिवार की आवश्यकता है उसको पूरा करने के अर्थ में मानव, समाज की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में देव मानव हो सकता है। ठीक, और फिर दिव्य पद है जो फिर सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही अपने आचरण को सत्य के आधार पे, जो हमने न्याय, धर्म और सत्य 3 दृष्टि देखी थी, तो ये मानव जो है न्याय प्रधान दृष्टि से जीता है, देव मानव जो है वो धर्म प्रधान दृष्टि से जीता है, और ये है ये सत्य दृष्टि से जीता है। ये इनमें भेद है तीनों में। हाँ 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 हाँ, ठीक। बेसिकली समझ क्या बीज रूप में मानव में पूरा हो गया, अब उसका जो है जीने में न्याय और धर्म और सत्य के रूप में जीना, प्रमाणित करने के प्रमाणित करने वेरिएशंस है कि परिवार में प्रमाणित हो रहा है, समाज में हो रहा है, पूरी व्यवस्था में, पूरी व्यवस्था के अर्थ में उस प्रधानता में जो अंतर है वो यही है। ऐसा है। ठीक ठीक, तो ये इतना रखते हैं, इसको थोड़ा सा जोड़ते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है? अभी ठीक है सभी के लिए? आगे बढ़े? ठीक है। तो हमने ये एक चक्र देखा था, मानव मतलब ज्ञान अवस्था की इकाई, प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था और जीव अवस्था में एक चक्रीयता है, और इसमें पूरकता है, परस्पर पूरकता, जिसमें मानव का पूरक होना अभिशेष है।
ठीक है, बाकी तीनों अवस्थाएं एक दूसरे को पूरक है अर्थात एक दूसरे के लिए उपयोगी है, मानव नहीं। अभी जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव एक व्यक्ति के रूप में है, उसी के साथ वो एक परिवार के रूप में भी रहता है, एक समाज के रूप में भी है, और जो मानवकृत व्यवस्था है उस अर्थ में भी जीता है। ठीक ठीक। तो परिवार एक व्यक्ति के लिए कुछ करता है कि नहीं करता है? अभी भी करता है, पर उस रिटर्न में व्यक्ति परिवार के लिए क्या करता है, वहां पे अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक व्यक्ति परिवार समृद्ध होने के अर्थ में क्या करेगा या अपने आप को पुष्ट करेगा? अभी यह दिखता है कि व्यक्ति अपने आप को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को पुष्ट करने के अर्थ में ज्यादा लगा है। जितनी पूरकता परिवार कर रहा है, जितनी पूरकता समाज कर रहा है, जितनी पूरकता व्यवस्था कर रहा है, उस अर्थ में मानव का जो इंटरैक्शन है सभी जगह पे, परिवार और समाज सभी में प्रश्न चिन्ह है। बेसिकली ये जो पूरा चक्र है, इसमें सब जगह पे चक्र में पूरकता पे प्रश्न चिन्ह है। कौन किस पे पूरक होगा, इसकी पूरकता पूरी करना, ये मानव के साथ संबंध है। मानव का मानव के साथ संबंध जो है वो ये जो एक दूसरे की पूरकता है, परिवार की मानव के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति की परिवार के लिए, परिवार की समाज के लिए, समाज की परिवार के लिए, व्यक्ति और समाज के लिए जो इंटरैक्शन है और व्यवस्था, मानवकृत जो व्यवस्था है, इसमें इंटरैक्शन पूरा हो जाए, अर्थात इसमें पूरकता बनी रहे एक दूसरे के बीच में। अब ये पूरकता किस अर्थ में होगी, तो अब बात हो सकती है इन पूर्णताओं के आधार पे। ठीक, पूर्णता के अर्थ में। ठीक, तो अभी हम लोग परिवार और समाज व्यवस्था पे बात करेंगे। तो अभी अस्तित्व दर्शन ज्ञान वाला जो मुद्दा हमने शुरू किया था, अभी हम उसको पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज जो मानवीयता पूर्ण आचरण अर्थात मानव का आचरण, उसके ज्ञान के बारे में अभी बात करेंगे। मानवकृत व्यवस्था, हाँ मतलब जैसे देखो, मानवकृत व्यवस्था में जैसे एक गांव है, एक शहर है, एक राज्य है, ये सब व्यवस्था है ना। किस अर्थ में कि ये सब ठीक से बना रहे, इस अर्थ में इसको कहेंगे मानवकृत व्यवस्था। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो तीसरे मुद्दे को शुरू करते हैं। शुरू कर दीजिए। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। बढ़िया। तो हमने शुरू किया था पहले दिन, हम सब लोग एक मत हुए थे कि हमको ये लक्ष्य स्वीकार हो रहा है, इस लक्ष्य की ओर ही काम करना है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे, तो समझ से पाएंगे। समझने की वस्तु क्या है, ज्ञान क्या है, तो 3 भाग में ज्ञान को देखा था। एक जीवन ज्ञान, दूसरा अस्तित्व दर्शन ज्ञान, तीसरा मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। अभी तक की चर्चा में हमने एक बात की जीवन ज्ञान, उसमें हमने जीवन के रूप में बात किया। मानव को जब हम पहचानने गए तो ये समझ में आया शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना। उसमें हमने चर्चा की, जीवन क्रियाओं पे भी चर्चा की। कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं अस्तित्व दर्शन ज्ञान पे। अस्तित्व में 2 ही वास्तविकता है, एक है व्यापक, एक है इकाई। इकाई को जब हमने देखा तो हमने देखा कि इकाई में भी 4 अवस्थाएं हैं, उसके अलग अलग भेद हैं, उसके स्वभाव और धर्म जो है वो निरंतर वाले चीजों में आते हैं जो यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमको निरंतर वस्तुओं को जानना है, मानना है। रूप गुण जो है परिवर्तनशील है, जो 4.5 क्रिया में समझ में आता है, इसीलिए उसको हमने कहा भ्रमित मानव जो यहाँ पे है। तो भ्रमित मानव जो है वो अभी भी उसी अवस्था में जी रहा है, इसीलिए सारी पीड़ाएं हैं, क्योंकि पूर्णता को नहीं समझ पाए। इसी को दूसरी भाषा में देखते हैं तो ये जो चक्र है इसको हम कह रहे हैं विकास क्रम। जब गठन पूर्णता हुई उसको हमने नाम दिया विकास।
ये जो चक्र है भ्रांतिपद चक्र, इसको हम कह रहे हैं जागृति क्रम। क्रम यानी अभी भी जागृति पूरी नहीं हुई, उस क्रम में है। हम जब कहते हैं ना कहीं पे जा रहे तो अभी हम पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं, तो इसको हमने नाम दिया जागृति क्रम। क्रियापूर्णता या ये जो पूरा चक्र है इसको हम कह रहे हैं जागृति, और दिव्य पद यानी ये हो जाना, इसको हम कह रहे हैं जागृति पूर्णता। तो पूरे अस्तित्व में अगर देखेंगे या उसको अगर बोलेंगे तो सह अस्तित्व प्रमाणित हो गया। परंपरा में यदि आचरण पूर्णता हो गई तो सह अस्तित्व प्रमाणित हो गया। तो पूरे अस्तित्व को अगर 5 ही शब्दों में कहना हो कि पूरे अस्तित्व में क्या है, तो अस्तित्व में है विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति और सह अस्तित्व। इतना ही है। यदि पूरे संसार को हम समेटने जाए कि उसमें क्या है, तो इतना ही है, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति और सह अस्तित्व। कोई भी धरती पे इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। इसमें सब समा गया। तो ये जो निरंतर चीजें हैं, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति और सह अस्तित्व, इसकी समझ जो है, इसी का साक्षात्कार होना है, इसी का बोध होना है, और इसी का जो बोध हुआ, इसका स्वीकृति हुआ, उसका निरंतरता हो जाना, यही है अनुभव। इसी को हम कह रहे हैं क्रियापूर्णता, यानी समझ पूरी हो गई। अब समझ पूरे होने के बाद जो अगला कार्यक्रम बनता है वो प्रामाणिकता के अर्थ में है। वो मेरे व्यवहार में प्रमाणित हो जाए, मेरे कार्य में प्रमाणित हो जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं बन जाए, उसके लिए व्यवस्थाएं चरितार्थ हो जाए। जो हम यहाँ पे मानवकृत व्यवस्था को कह रहे हैं, है ना, उसके लिए शिक्षा संस्कार ऐसा हो जाए, उसके लिए उत्पादन की व्यवस्था वैसी हो जाए, उसके लिए विनिमय की व्यवस्था वैसी हो जाए, है ना, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था वैसी हो जाए, उसके लिए न्याय की व्यवस्था वैसी हो जाए। तो ये जब हो पाएगा तब हम करेंगे समाज में अभय हो गया और प्रकृति में सहअस्तित्व प्रमाणित हो गया। क्योंकि अगर यहाँ मानव ठीक होता है तो बाकी सब ठीक होगा, जो भी व्यवस्थाएं हैं, और प्रकृति के साथ में भी निर्वाह ठीक होगा यदि समझदार मानव होता है तो ये सारी समस्याओं का जो हल है, समाधान है, वो यहीं पे है। यदि मानव समाधानित होता है, मानव समझदार होता है, मानव यानी मैं और आप के सभी मानव, तो किसी एक व्यक्ति को मोक्ष हो जाने से बात नहीं बनेगी। यहां पे हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, फिर वही स्पर्धा होगी, मैं निकल जाऊं, बाकी को मरना हो तो मरो। यहां पे वो बात नहीं हो रही, यहां पे सहअस्तित्व की बात हो रही। हम सभी साथ साथ हैं, क्योंकि अगर एक आदमी समझदार है तो उसकी जिम्मेदारी है कि बाकी सभी को समझदार बनाना, नहीं तो समझदारी का कोई प्रमाण नहीं है। यदि मैं समझदार हो जाता हूं और बाकी लोगों को समझदार होने में कोई सहायता नहीं कर रहा हूं, फिर मेरे समझदार होने का प्रमाण नहीं मिलता। तो यहां पे उस अर्थ में यदि व्यक्ति समझदार है तो प्रमाण यही है कि और लोगों को समझदार होने में सहायता होती है, तभी सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। नहीं तो सहअस्तित्ववाद नहीं है, फिर वो व्यक्तिवाद है। हाँ, मोक्ष वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि सभी लोग मोक्ष की बात करेंगे तो कोई दूसरे के लिए करेगा क्या? हाँ, वो तो वैसा ही छोड़ के जाएगा, वैसा ही छोड़ के जाएगा। और अगर परिवार बाधा ही है, मैं दूसरी रूप से उसको देख रहा हूं, यदि परिवार बाधा है, हम उस पर ही आ रहे हैं अभी परिवार पे, कि परिवार व्यवस्था के रूप में है और परंपरा के रूप में है। यदि परंपरा ही नहीं बनेगी तो अगले मानव जो शरीर है वो आएंगे ही नहीं। नहीं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। अभी तो मोक्ष का प्रचार हो रहा है। एक मानव दूसरे मानव को मोक्ष के बारे में बता रहा है। हाँ। और ये तो गलत चीज हुई ना। तो फिर प्रकृति के लिए और जो सहअस्तित्व की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ होगा ही जो नहीं। भी व्यक्ति मोक्ष के लिए भी काम करता है वो खाता है या पीता है या नहीं रहता है? हाँ। मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जो व्यक्ति मोक्ष के लिए काम कर रहा है उसका जन्म भी किसी माता के गर्भ में ही हुआ है, किसी परिवार में हुआ है, या ऊपर से आ गया? आता तो कहीं यहीं से है। वो भी व्यक्ति खाएगा, पिएगा, कहीं रहेगा, कुछ पहनेगा। अब यही है कि वो जब जो हो रहा है वो कहीं व्यवस्था से हो रहा है। ये व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो, उसके लिए हमने क्या किया, या हम इस व्यवस्था से छूटना चाहते हैं क्योंकि हम उसको झेल नहीं पा रहे हैं। मानव का मौलिक रूप में आप सभी बातों को छोड़ दो, एक सामान्य रूप से ये सोचो, यदि मैं ये सब व्यक्ति या ये सब व्यवस्था किसी ने मेरे लिए नहीं की होती, है ना, कोई खाना नहीं दे रहा है, कोई कपड़ा नहीं दे रहा है, कहीं ऐसी भवन नहीं है,
मान लो वो कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर, तो कोई तो कर रहा है ना उसके लिए, तभी तो वो मिल रहा है। तो ये सब व्यवस्था चाहिए। यदि चाहिए और फिर भी हम उसको नकार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें द्वंद्व बना हुआ है। तो अल्टीमेटली कोई भी मानव है उसको ये सभी चाहिए, उसको प्राण अवस्था भी है, जीव अवस्था है, पदार्थ अवस्था, ये सभी का इंटरेक्शन चाहिए। इन सभी से हमको आता है। अब ये बनी रहे उसके लिए काम करेंगे या इसको छोड़ के चले जाएंगे, क्या लगता है? हम तो ये चाहते हैं ये धरती बनी रहे, मानव परंपरा बनी रहे। मानव परंपरा जिस अर्थ में है उस अर्थ में बनी रहे। किस अर्थ में है? तो मानव परंपरा इस अर्थ में है कि मानव परंपरा बाकी तीनों अवस्थाओं के साथ अपनी पूरकता को पहचाने, ताकि तीनों अवस्थाएं भी बनी रहे, प्रकृति में सहअस्तित्व प्रमाणित हो। मानव का मानव के साथ में जो संबंध है उसको मानव पहचाने और उसको ठीक से जी पाए, ताकि परिवार एक बाधा के रूप में ना हो, परिवार एक उत्सव की स्थली हो, जहां पे जाने से मानव को पीड़ा ना हो, वहां जाने का मानव को गर्व हो, है ना। खुशहाली की जगह है परिवार और मानव परिवार से भाग रहा है। तो वो बना कैसे रहे, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो समझ से हो सकता है। समाज जो है वो मानव की पूरकता के अर्थ में है, समाज जो है बोझ नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक जो अर्थ में है उसके कुछ अलग अर्थ में समझा है, इसीलिए अभी तक वो हो नहीं पा रहा है। यदि उसकी सही सही पहचान होती है तो हम सही सही रूप में उसको ले पाएंगे। सर ये बात सही है कि समझदार इंसान अगर है तो उसका प्रमाण अगर मिले दूसरों को समझदार बना के, लेकिन उसी संदर्भ में, एंड इसका आंसर हम बाद में भी ले सकते हैं, हाँ। किसी को सूचन किस तरह से किया जाए, जैसे उसको वो रिसेप्टिव भी रहे और अपनी बात भी समझे, और फिर उसमें भी कुछ जो हम करना चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि बहुत ट्रिकी ये बात है। ठीक बात। जैसे भाई ने भी बताया, तो मोक्ष का हमारा डेफिनेशन ही गलत है अभी तक का, जो ट्रेडिशनल सेंस में जो है। ये जो कह रहे हैं ये मोक्ष अलग ही टाइप का बात है, हमारा डेफिनेशन इज रॉन्ग। नाउ टू कन्विंस समबडी कि भाई मोक्ष का एक्चुअल डेफिनेशन शुड बी दिस, नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, तो वो किस तरह से करना चाहिए, राइट अप्रोच। सर मैं ऐड करना चाहूँगा, सब लोग पूर्ण की ओर जाना चाहते हैं। हाँ। और सपोज कोई बंदा दारू पी रहा है, मैं उसको दारू नहीं पिएगा, वो तो ऐसा समझते हो तुम तो पागल हो, तुम तो जिंदगी जीना ही नहीं आता है, तो उसको कैसे समझाया जाए? देखो कोई भी आदमी जो भी कर रहा है, हमने कल भी देखा था, वो जितनी भी गलती है या अपराध है वो इतनी सीमा में होता है, ये तो हम सबको स्वीकार है। या तो उसकी प्रिय दृष्टि है ना, उसको भी पता है कि उससे लीवर खराब होता है, सभी को पता है, पर कहीं ना कहीं वो क्यों पी रहा है। ज्यादातर लोग, अभी हम लोग ये भी एक बात करें कि ये सब चीज क्यों करते हैं? एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। क्या है रियलिटी? परिवार रियलिटी है, संबंध रियलिटी है, संबंध रियलिटी है, परिवार रियलिटी है, ये सभी रियलिटी है। वहां पे अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, वहां पे जो भी पीड़ाएं हैं उसको मिटाने के लिए कुछ हम करते हैं, वहां से एस्केप कर रहे हैं हम रियलिटी से। वो जो एस्केप कर रहे हैं क्योंकि रियलिटी को हमने रियलिटी के रूप में समझा ही नहीं, हमने संबंधों को जिस प्रयोजन के अर्थ में उसमें नहीं पहचाना, इसीलिए अपेक्षाएं जो हैं वो अभी कैसी है, जैसे दो व्यक्ति है ए और बी, बराबर, दोनों की एक दूसरे के में अपेक्षा है कि नहीं है? कोई भी संबंध में एक जो व्यक्ति है उसके दूसरे व्यक्ति से कोई अपेक्षाएं है, दूसरे व्यक्ति के पहले व्यक्ति से कोई अपेक्षाएं हैं। यदि दोनों की अपेक्षा है, एक की अपेक्षा है XY, दूसरी जो है उसकी है MN, इनकी अपेक्षा ऐसी है, इनकी अपेक्षा इनसी ऐसी है, पूरी होगी क्या? अभी दूसरे उदाहरण में देखते हैं, इनकी अपेक्षा जो है वो मान लो ऐसी है, इनकी अपेक्षाएं ऐसी हैं, दोनों की अपेक्षाएं सेम है, तो पहले तो अपेक्षाएं मिलनी चाहिए, फिर ये अपेक्षा पूरी हो, उसकी योग्यता, जैसे एक बच्चे की अपेक्षा है कि माता पिता जो है उसके शरीर का पोषण संरक्षण करे, है ना, एक सामान्य सी अपेक्षा है। बच्चा जन्मता है 5 साल तक तो अपने से कुछ कर नहीं सकता, तो एक सामान्य अपेक्षा है। और यदि ये हर माँ बाप ये सोचते हैं जब बच्चा आता है कि हम सक्षम हो जाए ताकि उसका खान पान है, रहन सहन, उसको ठीक कर पाए,
ये अपेक्षा नेचुरल है ना, सहज है, वो दोनों में स्वीकृत है। तो माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चा सेवा लेता है और दोनों की अपेक्षाएं पूरी होती है। यदि अपेक्षाओं को हम सही अर्थ में समझते हैं और दोनों की अपेक्षाएं सही है और दोनों को वो स्वीकार है और दोनों में वो योग्यता है, तब संबंध में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे अभी संपर्क की बात करता हूं, संबंध को छोड़ के अभी हम आते हैं संबंध क्या है, संपर्क क्या है। पर जैसे आप बाजार में जाते हो, वहां आप कुछ खरीदने के लिए गए, अब आपको पता है केला जो है 40 रुपए किलो मिल रहा है ना। आप गए दुकानदार में, वहां पे केला पड़ा था, आपने 40 रुपए दिए, केला लिया, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे कोई पीड़ा है? क्योंकि एक निश्चित समय के लिए आप गए हैं, 5 मिनट 10 मिनट, आपको भी पता है कि ये ठीक है रेट, उसने भी वो दिया, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई? संबंध जो है वो निरंतरता के अर्थ में है और वहां पे जो अपेक्षाएं है वो निश्चित है, वो भी निश्चित है, डिफाइंड है कि इस संबंध से यही प्रयोजन है, यही अपेक्षा है। हमने उसको नहीं पहचाना, इसीलिए हमारी अपेक्षाएं विपरीत हो गई। क्योंकि वो अपेक्षाएं कहां से आई? मान्यताओं से। या तो इंद्रियों से आ रहा है या मान्यताओं से आ रहा है। या इंद्रिय मान्यता से जो भी अपेक्षा आएगी वो सही होगी या गलत होगी। लिमिटेड है। मान्यता सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, एक मान्यता है। अब जो भी बच्चा है इसको सुनता है, एक समय तक करता है, वो देखता है कि जो मेरे पापा है वो दादाजी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उस बात को नहीं मानेगा। मान लो घर में कर भी रहे हैं पर उसका प्रावधान कहीं शिक्षा में नहीं है, तो भी वो नहीं मानेगा। तो ये सारी बातें जिसको हम कह रहे हैं, अभी तक मानव जाति की जो अपेक्षा है, संबंध को ही नहीं समझा ठीक से, संबंध किस प्रयोजन में है उसको भी नहीं पहचाना, संबंधों में जो अपेक्षा है उसको भी ठीक ठीक तरह से नहीं पहचान पाने के कारण आज जो संबंध है उसमें अपेक्षाएं मनमानी के रूप में है। मुझे जो ठीक लगता है वही मेरी अपेक्षा है, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो मैं झगड़ा करूंगा। अगर मैं आपसे संबंध तभी रखूंगा मेरी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं, नहीं तो कोई संबंध नहीं। यदि माँ बाप हमारी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे। सारे संबंधों में इतनी ही पीड़ा है। इसीलिए पूरे परिवार का एक रूप होने के लिए अपेक्षाएं निश्चित होना आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि अपेक्षाएं निश्चित होती है तभी तो मैं आपसे व्यवहार कर सकता हूं। अभी भी सामान्य रूप में जहां अपेक्षाएं निश्चित होती है वहां पे कोई गड़बड़ नहीं। जैसे लीगल, आप लिखा पढ़ी करते हैं और उसमें एकदम डिस्क्राइब होता है, उसमें नहीं होता है तो भी क्या करना है, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। तो यहां पे भी डेफिनेट है, संबंध भी डेफिनेट है, इतने ही संबंध है, उससे ज्यादा कोई नहीं। उसमें प्रयोजन भी स्पष्ट है, यही पर्पस है उस संबंध का। यदि ये समझ में आता है तब जाके दो लोगों में व्यवहार ठीक से हो पाएगा, जिसको हम कह रहे हैं न्याय। तो परिवार में न्याय होता है, कोर्ट में नहीं होता। कोर्ट में जजमेंट होता है। न्याय को अभी तक हम ठीक से नहीं समझ पाए, न्याय क्या है। सारे संबंधों में अगर न्याय हो पाता है तो संबंध ठीक से चल पाएंगे। यदि न्याय स्थापित नहीं होगा तो संबंध ठीक से नहीं चल पाएंगे। दूसरा, जो व्यक्ति को समझाने की बात है, आप जो कह रहे हो, है ना, हमको ये तो समझ में आता है। आप ही ने सुबह शेयरिंग किया था कि जो भी व्यक्ति कुछ कर रहा है वो कोई ना कोई दृष्टि से कर रहा है, मुझे ये तो समझ में आ रहा है। अब उसको समझाने के लिए एक ही विधि है, या तो आप उसको जोर जबरदस्ती करके बोल दो कि यही है, तुमको यही करना है, भय से या प्रलोभन से या आशा से कर दो। परंपरा में ऐसा ही होता था, वो लंबा नहीं चलेगा। यदि वो समझदारी से स्वनियंत्रित होगा तभी वो उसमें वो स्थिरता आ पाएगी, हमेशा के लिए बना रहेगा, वो वापस नहीं होगा। यहां से वापस नहीं है संक्रमण, जिसको हम कह रहे हैं। एक तो ये यहां पे पहुंचना है। अब हो कैसे? तो उसके लिए सामान्य ये है कि जैसे बच्चा एक उम्र तक माँ बाप का सुनता है, जैसे ही स्कूल में जाता है उसको लगता है माँ बाप जो है वो ज्यादा नहीं पता, उनको टीचर को ज्यादा पता है, उसको ज्ञानी मानता है। उसके बाद जैसे समाज में देखता है, जो उसके रोल मॉडल बनते हैं, टीचर को कुछ नहीं आता, जो रोल मॉडल उनको ज्यादा आता है। जो भी उसने माने, स्पोर्ट्स में होगा या कोई अभिनेता हो गया, आजकल में वही होते हैं रोल मॉडल। उनको जो माना उनको मान के रखता है, वो सही है, वो जो भी करे वो सही है। तो वो किसकी सुनेगा?
जिसकी वो सुन पाता है वहां से वो स्वीकारेगा। तो वो ये जो प्रस्ताव विधि है, यदि परिवार में भी हम रहते हैं तो प्रस्ताव विधि से जब चलते हैं तब जाके एक स्वीकृति बनती है और उसमें 2-3 चीजें काम करती है। हमारा आचरण, यदि हमारा आचरण ठीक है तो बच्चे को भी लगता है कि यह आचरण जीने योग्य है। यदि बच्चे को यह समझ में आता है या किसी भी व्यक्ति को ये हम ठीक जी रहे हैं तो कोई ऐसी चीज है जो काम की है, जो इनके पास है, जिनको मुझे सुनना चाहिए, जिसको मुझे सुनना चाहिए, और वो इसी विधि से जाएगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे 3 दिन से, हमने कहीं आपको बोला कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। सिंपल सा एक प्रस्ताव है, सभी मानव के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए, सभी मानव के लिए। और हम संवाद पूर्वक यहां तक पहुंच गए कि ये लक्ष्य है, हम सभी का लक्ष्य है। जब आप घर से आए तो ये लक्ष्य लेके तो आए नहीं थे ना, पर यहां पे आके सभी को लगा कि यही लक्ष्य है सभी का। सभी आयु के लोग बैठे हैं, सबको लगता है यही लक्ष्य, अल्टीमेटली तो यही पहुंचना है। अभी तक हमने जो भी सोचा था ये मोक्ष, अभी भी स्पष्ट हो गया कि यही है, अल्टीमेटली करना तो इतना ही है। तो ये एक रूपता कहां से हुई? हमने डायलॉग किया, उसमें हमने जो प्रस्ताव था उसको जांचने के आधार भी बनाए कि ये सार्वभौमिक सभी के लिए ऐसा है क्या, ये सभी समय पे ऐसा ही रहेगा क्या, ये समझ सकते हैं क्या, और ये जीने योग्य है क्या। तो ये चीजें जो निरंतर रहने वाली चीजें हैं ये सभी को स्वीकार होगी। उसको करने के जो तरीके हैं, है ना, वो सब में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूं, उसको व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। मैं हाथ जोड़ सकता हूं, पैर पड़ सकता हूं, कुछ सभ्यताओं में वो लेट के भी करते हैं, तो वो अलग अलग है। अल्टीमेटली कन्वे क्या करना है, हम किस मूल्य को निर्वाह कर रहे हैं, वो जो निरंतर रहने वाला मूल्य है वो यहां पे हम पहचान रहे हैं। तो ये यदि किसी व्यक्ति को स्वीकार होगा, जब भी स्वीकार होगा, अब मुद्दा ये भी है उसको कब स्वीकार होगा, तब तक हम लोग क्या करें, तब तक हम लोग समझने का काम करें। यदि हम समझदार हो जाते हैं, यदि समझदार व्यक्ति हुआ तो उसका प्रमाण यही कि वो समझदार बने। और उसके लिए हम में क्या चेंज हो, तो हम हमारा जो स्वभाव है हम जांचें हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम क्या न्याय कर पा रहे हैं, हमारा दूसरा न्याय में जी पाए उसके लिए हम में कोई स्वभाव में बदलाव आ रहा है। यदि ये आता है तो हम दूसरों को भी मदद कर पाएंगे, सहायक हो पाएंगे। यदि हमारे अंदर ही उतनी सहायता करने की वृत्ति नहीं है या स्वभाव नहीं पैदा हुआ तो हम किसी को सहायता कैसे कर पाएंगे। तो समझदार होना ये मेरी आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है। उसमें मैं जिस भी स्थिति में हूं उसमें मैं कैसे सहायक हो जाऊं अपने लिए, सभी के लिए, ये एक ही मार्ग है। और अगला व्यक्ति जो भी स्वीकारेगा उसमें 3 ही स्टेप है जो हमने देखा था, अध्ययन, वातावरण, संस्कार। परिवार में ऐसा वातावरण है तो वो जल्दी समझेगा, परिवार में ऐसी अध्ययन की वस्तु उपलब्ध है तो और ज्यादा समझेगा, क्योंकि उसके संस्कार को जो बदलने के लिए 2 परिबल जिसको हम बोल रहे हैं ना, 2 फैक्टर्स, वो अध्ययन और वातावरण ही है, उसी से बदलाव होगा। तो यदि समाज में भी ऐसी अध्ययन की वस्तु, ऐसा वातावरण जो विद्यालयों से बनता है, स्कूल से बनता है, ये उपलब्ध है और समाज में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है, तो उसमें जो बच्चा आएगा उसका परिमार्जन कैसे होगा, आप लोग ही कल्पना करिए। जो सही है, गलत जो हो रहा है उसकी तरफ ध्यान जाने से, जो सही है उसको पहचानने से गलत अपने आप छट जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। जो अभी सुबह में सुनील भाई ने भी शेयरिंग किया कि हमने कुछ परिवार में अलग से प्रयास नहीं किया, पति पत्नी में भी जिस तरह से, जिसको हम कहीं प्रयास नहीं किया, जो सही को पहचानते गए, कब हम में वो चीजें परिवर्तित हो गई हमको नहीं पता चला। तो कुल मिला के बच्चों में, बड़ों में, सभी में एक चीज है, जो सही है उसको पहचानना, निरंतर जो चीजें हैं उसको पहचानना, संबंध को निरंतरता के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में पहचानना, तभी हम में कोई गुणात्मक परिवर्तन, परिमार्जन होके हम यहाँ पहुंच सकते हैं। नहीं तो अभी तो हम यहाँ जी रहे हैं। कुल मिला के काम इतना ही है। वो किसी भी आयु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी देश में रह रहा हूं, किसी भी समय खंड में हो, इतना ही कार्यक्रम है। समझना है, समझ के जीना है, समझना भी किस अर्थ में, जीने के लिए समझना है, समझते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सर, दुर्गुण बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट करते हैं, सद्गुण जल्दी नहीं करते हैं। इसको मैं 2 चीजों को जोड़ना चाह रही थी इसमें, जो आपने पहले भी रखा था। एक तो यह है, अभी तक हम लोगों ने भाषा में ना करो ना करो, ये भाषा सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जो भाषा व्यक्त हो रही है वो करो ना करो की भाषा नहीं है। भाषा क्या है? ये प्रस्ताव है, इसको समझो, ये करना आवश्यक है, ये करना अनावश्यक है ना।
तो जो कम्युनिकेशन है, अभी तक हमने करो ना करो पे ही बात की, उसका जो आधार है उस पे बात नहीं की। तो पहला मुद्दा है किसी को ये बताना कि आप क्या करो ना करो, उससे अच्छा है उसको ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है, फिर वो खुद ही निर्णय करता है कि मैं सही की ओर कैसे बढ़ूं। दूसरी बात, अभी तक हमने माना कि मानव जो है वो पापी है, अज्ञानी है, स्वार्थी है, ये बहुत बैठा हुआ है, जबकि हम देख पाते हैं कि हर मानव का बच्चा जो जन्मता है उसके पास 3 चीजें हम देख पाते। एक है, वो है न्याय का याचक। सभी बच्चे हमसे न्याय चाहते हैं, जिसको वो न्याय मानते हैं। कैसे? अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं और हमारे पास 1 बिस्कुट है, दोनों को 1-1 बिस्कुट चाहिए। हम देखते हैं, छोटी सी चीज है, छोटा सा उदाहरण है। सभी बच्चे न्याय चाहते हैं, हमको क्या करना है, वो जो उसमें चाहत है वो न्याय प्रदायी हो जाए, अर्थात वो न्याय कर पाए, वहां तक वो पहुंच पाए। उसमें ये है ही पहले से, उसमें ये अपेक्षा तो है ही कि बड़े उससे न्याय करें, हम वो कर पाए और वो वहां तक पहुंच पाए, ये यात्रा है। दूसरी चीज, वो सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। आप जो भी करते हो उसका वो अनुसरण करता है, उसको वो सही मानता है, वही वो रिपीट करता है। तो उसमें ये प्रवृत्ति है कि वो यही मानता है कि बड़े सही है, इसीलिए बड़ों के जैसा मैं बन जाऊं। अब हम लोग अगर सही है तो वो सही तक पहुंचेगा, हम लोग अगर गलत है तो वो वहीं पहुंचेगा जहां हम लोग हैं। तीसरा मुद्दा है, सभी बच्चे सत्यवक्ता होता है। सत्यवक्ता जो जैसा दिखा वैसा ही व्यक्त करता है। हम लोग उसको रोकते हैं, ऐसा मत बताओ, ऐसा नहीं बताना है। उसको सत्य क्या है ये पता नहीं है, हमको उसको सत्य क्या है वो बताना है, लेकिन वो हमेशा जो उसने देखा उसको वैसे ही बोलता है। अगर घर में झगड़ा है तो वही बोलना चाहता है कि घर में झगड़ा है। हम लोग रोकते हैं, समाज में ऐसा नहीं बोलना है। तो इन 3 सद्गुणों को, या इन 3 जो क्वालिटीज है मानव की, जिसको हमने कहा ये पापी है, अज्ञानी है, स्वार्थी है, हम देख पाते हैं कि इस तरीके से अगर हर बच्चा इसी के अर्थ में लगा हुआ है, हमको इसी को, सत्यवक्ता को सत्य तक पहुंचाना है, न्याय को न्याय कर सके यहां तक पहुंचाना है, और सही कार्य व्यवहार क्या है, सही जीना क्या है, वहां तक पहुंचाना है। यही काम है, हर बच्चा यही चाहता है। न्याय का याचक जो आपने कहा, हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में भी अगर देखा जाए हाँ। तो भ्रमित है ये, पर बोलते हैं कि भाई लड़का है तो ये तो मेरा वंश आगे लेके जाएगा। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर हाँ। डिस्क्रिमिनेशन होता है हाँ। बिकॉज ऑफ आवर मान्यता, तो शायद उस मान्यताओं की वजह से अन्याय होता है बिल्कुल बिटवीन द 2 जेंडर्स। तो उसको किस तरह से संतुलन में रखा जाए? बेसिकली तो वही है ना, हम न्याय प्रदायी क्षमता में आ जाए, हम न्याय कर पाए, वहां तक हमको पहुंचना है, बड़ों को पहुंचना है। लेकिन मैम उसमें सी इट्स लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट द जेंडर। देयर आर, सी नो 2 किड्स आर अलाइक। कोई एक वीक होता है, कोई एक स्ट्रांग होता है। तो हमेशा दिस इज नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि वीकर के लिए हमें हमेशा ये होता है कि भाई अरे ये थोड़ा ऐसा है तो फिर थोड़ा अन्याय हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। न्याय अर्थात मैंने अभी बोला, वापस बोल देती हूँ, वो ऐसा चाहता है कि सब कुछ समान हो। हाँ। पर सब कुछ समान होना इक्वल टू न्याय है, ऐसा नहीं है। न्याय क्या है, अभी हमने बात की, न्याय क्या है, संबंधों में जो निश्चित अपेक्षा है वो पूरी हो जाना, परस्परता के अर्थ में। तो जैसे बच्चा है वो समझदार बन जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है या किसकी अपेक्षा है? उसकी भी अपेक्षा है कि वो समझदार बन जाए, माता पिता की भी अपेक्षा है कि वो समझदार बन जाए। समझदारी के अर्थ में माता पिता उसके संस्कारों में परिमार्जन कैसे हो
उसके लिए काम करेंगे। दोनों बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सभी बच्चों के संस्कारों के अनुसार ही काम होगा। मुद्दा ये नहीं है कि उनको ठीक लगे, मुद्दा ये है कि उनका चेतना विकास हो जाए। ऐसा नहीं कह रहे कि बच्चों का मन हमेशा खुश रहे इसीलिए हम काम करें और उसको न्याय कहा। न्याय तो ये है कि वो पूर्णता को पाए। उसके लिए हमको समझदार होना होगा, हमको समझना होगा कि बच्चा कहाँ खड़ा है, उसको कहाँ ले जाना है। जो हमने पहले दिन भी बात कही थी, हम कहाँ है, पहुंचना कहाँ है और उसका मार्ग क्या है। और ये जो लास्ट पॉइंट है सत्यवक्ता, हाँ, तो ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो घर में कई सारी बातें होती हैं जो हम बच्चों को बोलना ही पड़ता है कि भाई। हाँ, तो हमको ये कहना है कि सत्यवक्ता अर्थात उसमें वो क्वालिटी है, हम ये पहचान रहे कि बच्चे में क्वालिटी है। हाँ। हमको कहाँ पहुंचाना है, ये जो सत्य है जो हमने अभी देखा, पूरा अस्तित्व जो है सहअस्तित्व है ना, सभी संबंध जो है वो पूरकता के अर्थ में, हमको वहां तक उसको पहुंचाना है कि सत्य क्या है, हम में कमी है उसको स्वीकारते हुए, क्योंकि अभी हम सब लोग पूरे नहीं हैं तो हम में कमी है, इसको स्वीकारते हुए क्या हम अपने सही मूल्यांकन को रख सकते हैं बच्चे के सामने। ठीक है, मैंने जो किया वो गलत है। इस विधि से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। देखो, सत्यवक्ता जो है, जब हम बच्चे को इस स्थिति में देखते हैं और अगर हम देखते हैं कि जागृत परंपरा है तो क्या होगा, तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि उसको छुपाना है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वो ठीक ही है, हम ठीक ही जी रहे। जैसे आज के उदाहरण में से आप, ये तो बहुत सामान्य रूप में हम सब अपने घर में देखते हैं, जो पैसों की कमी है, हर माँ बाप बोलता है हमने बहुत झेला है, तुम ऐसा मत करना, तुम खूब से पैसा कमाना। बच्चे को यही बोलते हैं, हम लोग तो मेहनत मजदूरी करके निकाल लिए, तुम अच्छा पढ़ो बेटा। सामान्य है ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर हमारे जैसे जीना पड़ेगा। तो हम अपनी कमियों को बताते हैं कि नहीं बताते? आज भी हर माँ बाप यही बताता है बच्चे को, पढ़ लिख लो नहीं तो हमारी तरह ऐसा ही काम करना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग भी ये बोलते हैं हमने इतना पढ़ा है, तुम मुझसे ज्यादा और पढ़ो, है ना। तो हर माँ बाप ये चाहता है हमने जो कष्ट झेले हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं झेले। नहीं, मेरा तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे मेरी डॉटर है, अब कई बार कैसा होता है, लाइक वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, थोड़ी चीजें मदर ने या मैंने मना की हो लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स इंडल्ज करते हैं, करना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। पर फिर हम बच्चे को तो यही बोलते हैं ना कि जैसे अगर कोई चीज मुझे गलत नहीं लगती है, मेरी वाइफ को गलत लगती है, बच्चे की वो इच्छा है, अब मुझे यार पूरी करो इसको, वो बोलना पड़ता है मम्मा को मत बताना, नहीं तो मम्मा गुस्सा हो। तो वही ये एक्चुअली है ना, इसमें बड़ों का रोल ज्यादा है। हाँ, बड़ों का रोल ज्यादा है कि बड़े एक दूसरे के साथ एक सूत्रित कैसे हो, बच्चे को एक सूत्रित वातावरण मिले ताकि उसकी प्रवृत्ति में परिमार्जन हो, ना कि वो ये सीखे कि मुझे मेरा मन अगर ठीक से, मतलब मुझे उसको मिलना है तो पापा से मुझे क्या मिलेगा, मम्मी से मुझे क्या मिलेगा, दादा से मुझे क्या मिलेगा, दादी से मुझे क्या मिलेगा, वो बिल्कुल वही सीख के वही करता है फिर। तो ये हमारा सीखने का मुद्दा है कि क्या हम एक दूसरे के साथ संवाद करके क्या हम उस पे पहुंच सकते हैं। परिवार यही तो परिवार है। जैसे बच्चे को टॉफी देना है नहीं देना है, परिवार में 5 लोग हैं उससे बड़े, एक को लगता है देना चाहिए, एक को लगता है महंगी देना चाहिए, एक को लगता है नहीं देना चाहिए। अब ये 4-5 जो कॉन्फ्लिक्ट है बच्चे में जाएगा, क्योंकि जिसके साथ होगा उसके साथ वही होगा, है ना। तो अभी इसमें समस्या ये है जो 5 बड़े हैं उनमें तालमेल नहीं है। अगर ये नहीं है तो बच्चों में तो वो कंफ्यूजन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसकी मान्यता जो है वो 5 जगह से आएगी। ये वाली खाना ही ठीक है बेटा ना, यहां से भी आएगी। अब 5 जो है वो भी तो यहीं पे है, तो इसमें एक रूपता हो सकती है क्या? क्योंकि ये जो है परिवर्तनशील है। उसी उदाहरण को ऐसे देखते हैं कि 5 को पता है कि बच्चे कुछ भी जो खाना देते हैं वो किस अर्थ में है, उसके शरीर को बनाए रखने के अर्थ में, पोषण के अर्थ में, है ना। यदि 5 में ये पहचान है सदस्यों में, और फिर पोषण के लिए क्या सही क्या गलत, उसकी पहचान हमने कर ली है रूप गुण के आधार पे कि सुबह में ये गाना ठीक है और उसमें सबका एक मत है, तब चाहे वो किसी से भी लेगा
वो वही लेगा। इसीलिए अगर बच्चे को कुछ भी सही देना है तो यहाँ पे एक रूपता होना अनिवार्य है। इसीलिए आप जो बोले ना कि मैं अकेला हो जाऊं, उससे वो नहीं हो पाएगा। कम से कम परिवार में सभी का एक मत होना, एक सूत्रित होना, समझदार होना, तभी समृद्धि हो पाएगी, तभी हम परिवार में संस्कार दे पाएंगे। उसका जो मिनिमम है वो परिवार में सभी समाधानित हो, उसकी प्रक्रिया है 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, सभी होंगे। तो अभी हम जहां पे खड़े हैं वहां ऐसी स्थिति में है कि परिवार में समझदार मानव की अभी कमी है, अभी नहीं है। अभी एक हो जाए, पति पत्नी दोनों हो जाए। यदि पति पत्नी दोनों है फिर भी माता पिता से जो जाना है वो ठीक होगा। यदि परिवार पूरा वैसा है तो जो भी जाएगा परिवार से वो होगा। यदि समाज पूरा वैसा है तो उसको हर जगह से यही इनपुट आएगा। यदि पूरी मानव जाति के साथ पूरी व्यवस्थाएं भी वैसी है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उत्पादन की व्यवस्था हो, चाहे वो विनिमय की व्यवस्था हो, जहां पे कोई लाभ वाला, जिसको हम कह रहे हैं ना, कम देना या छल कपट नहीं है, तो बच्चे में वो नहीं जाएगा। इसीलिए सभी जगह ठीक होना जरूरी। हमने पहले ही दिन बात की, चारों जगह व्यवस्था ठीक होने की जरूरत है। सिर्फ इधर होने से नहीं होगा, परिवार को भी ठीक होना। यदि व्यक्ति सभी समझदार, 800 करोड़ समझदार होंगे तो परिवार अपने आप ही ठीक होंगे। यदि सभी परिवार ठीक होते हैं तो समाज अपने आप ही ठीक होगा। यदि समाज में सभी कुछ ठीक है, सभी मानव ठीक है, सभी व्यवस्था के रूप में जी पा रहे हैं, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी। तो शुरुआत हमसे है, यहां से शुरुआत होनी है। सबसे नियरेस्ट पर्सन जो है, जिसको मैं समझदार बना सकता हूं, वो मैं खुद हूं। और यदि मैं समझदार होता हूं तो लोग सही करना चाहते ही हैं। सब में सही की प्यास है। यदि किसी को दिख गया कि ये व्यक्ति ठीक जी रहा है तो लोग ठीक जिएंगे। इसलिए जिम्मेदारी मेरे समझदार होने की है, सभी के समझदार होने की। इसमें यात्रा साथ साथ है। इसमें जो समझदार हैं उनके साथ चल के मैं भी समझदार हो सकता हूं, मेरे साथ चल के और भी लोग समझदार हो सकते हैं। ये साथ साथ चलने की यात्रा है। साथ साथ जीने के लिए ही सहअस्तित्व है। यदि साथ साथ जीने की प्रेरणा हम पा सकते हैं, सही जीने की प्रेरणा हम पा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, उस अर्थ में परिवार की सफलता है। यदि विद्यालय में ऐसी शिक्षा जा रही है और परिवार में ऐसा आचरण देखने को मिल रहा है, कोई ताकत रोक नहीं सकती कि बच्चा सही जिएगा। अभी तक परंपरा में हमने देखा, जो भी चीजें होती थी परिवार में, शिक्षा उसको पुष्ट नहीं कर पाई। परिवार में कुछ कहा जा रहा है, शिक्षा कुछ अलग कह रही। इसीलिए बच्चों में संस्कार स्थापित नहीं हो पा रहा है। हम तो देख ही रहे हैं, आज से 100 साल पहले जो भी संस्कृति थी वो ढह गई। क्योंकि जो भी हमने संबंध के बारे में परिवार में जो मान लिया जाता था, बड़े भाई से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हमारी सारी शिक्षा जो है तर्क पे ही टिकी है। वो वैल्यू वहां से चली गई। यदि वो वैल्यू शिक्षा में भी होती हो और किस अर्थ में करना है उसका उत्तर भी होता कि क्यों का आदर करना है, पर अभी फिर वही आ गया कि सभी का जो सही है वो अपना अपना सही है। तो मानव सही में एक है, गलती में अनेक। हम गलतियों में एक ढूंढना चाहते हैं तो वो कहां से होगा? गलत करने के 1000 तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं, अनेक हैं। सही करने एक ही तरीका है। यदि सही को पहचानते हैं तो सही सबका एक होगा। जैसे ये सही है, सत्य है, ये सबका एक है या अलग अलग है? क्या लगता है? मानव लक्ष्य एक है। सभी मानव सुखधर्मी है। ये जो हमने देखा पूरा चारों अवस्थाओं, इसमें किसी को लगता है एक गलत है कि जो बीज से उससे नहीं बनता, एक जैसा है ना। तो जो सही वो एक जैसा ही है। यदि हम सही को पहचानेंगे तो हमारा जीना सही की ओर होगा। यदि सही की पहचान सभी में है, जैसे हम न्याय धर्म सत्य की दृष्टि पे आधार पे जो तुलन करेंगे वो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो उसी में बात है। जो प्रिय हित लाभ है वो तो वेरिएशन में ही रहेगा, वो सबका अलग अलग होगा। हम में भी समय के साथ वो बदल जाएगा। इसीलिए निरंतर जो है वो सत्य है। उसके आधार पे जो भी हमारा चुनाव होता है, उसके आधार पे हमारा जीवन में जो भी डिसीजंस होंगे वो एक जैसे होंगे। इसलिए पहचानने की जरूरत है। जो स्थायी चीज है, जो निरंतर है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। इतना ही है। तब तक एक नहीं हो सकते। परिवार में सबका जो, परिवार में हम क्या करते हैं? एक छत के नीचे रहते हैं, एक विचार के साथ जीते हैं क्या?
विचार एक हो गया मतलब इच्छाएं एक जैसी हो गई। किस अर्थ में हो गई इच्छाएं? न्याय धर्म सत्य के अर्थ में इच्छाएं हो गई। तो ये जब तक नहीं होगा तब हम कितनी भी तरह से उसको व्यक्त करें कि ये नहीं है, परिवार में वो नहीं है, उसके हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर यदि ये है तो एक ही एग्जाम्पल बनता है कि परिवार में सब ठीक है। तो गलती करने के तरीके अनेक हैं। तो कितना भी हम गलतियों को व्यक्त करें, अच्छा बच्चों के साथ में भी ऐसा होता है, आप गलत कितना भी सिखाओ, एक बार सही सिखा दिया और सही आ गया तो फिर गलत नहीं होगा। इसीलिए तरीका भी यही है कि हम गलतियों को गाते रहें या सही को बताएं। यदि सही की पहचान है और सही को बताते हैं तो सही स्वीकार होता है। हमारे लिए भी उतना ही है। यदि सही पे ध्यान जाना शुरू होता है, ये सही है, ये हमको तर्क में स्वीकार होता है, हमारे जीवन में स्वीकार होता है, ये जीने से ही मेरी तृप्ति होगी, इतनी तीव्र इच्छा हम में जब बन जाती है जीने की, समझने की, तो आदमी समझेगा ही और जिएगा ही। जिस दिन हमको लगा कि पैसा कमाना ठीक है, हमने उसको मान लिया, वो सही है या गलत है उसकी बात नहीं कर रहे, एक मान्यता में आया, फिर भी लोगों ने जिंदगियां लगा दी उस पर। जिस दिन समझ में आया कि इस देश को आजाद होना है और ये चित्रण बना कि आजाद होने से सारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, तो लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी उसमें। तो जो चीज सही है, जिस दिन समझ में आएगा समझदार होना सही है ना, और ये समझने से मैं समझदार होऊंगा, सभी को समझदार होना है, यही एक यात्रा है। यदि इसमें हम अपने आप को लगाते हैं तो हमारी सही की ओर जो यात्रा है वो शुरुआत होगी। तभी हमारी यहाँ से यहाँ जो की यात्रा है तब उसकी शुरुआत होती है। उसके लिए ये पहचानना जरूरी है कि हम में कहीं ना कहीं अधूरापन है, हम पूर्णता को पाना चाहते हैं। ये मेरा नहीं, ये सबकी बाध्यता है, क्योंकि अस्तित्व में ऐसी ही व्यवस्था है, यही गति है इस अस्तित्व में, जागृति की ओर ही गति है। ये जो राज की ओर गति जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी तक मैं समझदार नहीं। तो सबको एक ना एक दिन यहीं पे पहुंचना है। अगर एक ना एक दिन पहुंचना ही है तो शुरुआत आज से ही की जाए। आपने जैसे बताया ना कि वापस एक से शुरू करना पड़ेगा, तो जितना है उतना तो कर लिया जाए। तो जिस दिन ये स्वीकार होता है हमारी समझने की यात्रा शुरू हो जाती है। कुल मिला के मुद्दा इतना ही है और सबको समझना है, बच्चे बूढ़े सभी को समझना है, क्योंकि जीवन तो अमर है। शरीर मरता है, शरीर नश्वर है, जीवन अमर है, और जीवन की तो एक ही गति है, यहीं से ही जाना है। तो शरीर की है, आयु तो शरीर की है, जीवन की तो आयु नहीं है। अभी भी हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे आपने बताया लिंग के अनुसार, है ना, कि भाई ये बच्चा है या बच्ची है, बेटा है बेटी है, उसको उस रूप में देखिए ना। जीवन के रूप में उनमें कोई भेद है क्या? जीवन के रूप में आप में उनमें कोई भेद है क्या? तो उसके जीवन को भी तृप्ति चाहिए, आपके जीवन को भी तृप्ति चाहिए। वो कैसे मिलेगी? उसको भी समझदार होना है, आपको भी समझदार होना है, सब यहाँ की ओर यात्रा कर। यदि ये समानता को हम देख पाते हैं तो फिर कोई भेद नहीं है। फिर जो भेद है वो शरीर में है, वो शरीर की आयु है, लिंग में जो भेद है वो भेद है। जीवन के रूप में तो हम सब समान है। क्या जीवन की कोई आयु होती है? जीवन की आयु कैसे होगी? निरंतर वस्तुओं की आयु कोई हो निरंतर सकती वस्तु है? की आयु नहीं हो सकती। पर ऐसा भाई ये ओल्ड सोल है ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ? ऐसा भाई दिस पर्सन इज एन ओल्ड सोल ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, बोलने के लिए ठीक है, पर बेसिकली शरीर यात्रा है, जीवन तो अमर है, इसीलिए जीवन की कोई उम्र नहीं है। पर उसका लेवल हो सकता है, वो गुणात्मक विकास का लेवल वो है। क्वालिटेटिव है। अच्छा, काल भी जो है ना क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। काल जो है, ये जो परिवर्तनशील क्रिया है, उसमें जो परिवर्तन होता है उस आधार पे हम काल को पहचानते हैं। बाकी जीवन जो है वो तो नित्य वर्तमान है, नित्य ही वर्तते रहता है। उसमें अक्षय शक्ति और अक्षय बल है जिसकी हमने बात की। तो निरंतर क्रिया उसमें हो ही रही है। उसमें सिर्फ विकास जो है वो गुणों का है, गुणात्मक विकास। तो ये कहना शायद सही होगा कि जीवन है उसको टाइम पे नहीं मेजर कर सकते, क्वालिटी में शायद मेजर बिल्कुल कर सकते बिल्कुल, हैं। टाइम पे कोई मेजरमेंट नहीं। ओल्ड सोल है तो उसकी क्वालिटी बेटर है, समथिंग लाइक दैट भाई। हाँ, मतलब more ओल्ड सोल evolved है, जिसको is a अगर आपको कहना ही है ओल्ड सोल, ओल्ड कहने से अच्छा है समझदार सोल कहना। मोर इवॉल्व्ड बेसिकली। ऐसे बेसिकली वही है कि उसमें मैच्योरिटी आ गई, उसमें गुणात्मक उसका विकास हो गया, समझदार हो गया, यही उसकी पहचान है। वो शायद एक जन्म में हो सकती है, किसी की 10 में हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। पर टाइम से ऐसा उसको लेना कुछ भी देना नहीं। नहीं है।
हम वैसे भी कैसे गिन सकते कि हमने कितनी शरीर यात्राएं चलाई, हमने क्या पता, हमने कितने जीव शरीर चलाए होंगे, कितने मानव शरीर चलाएंगे, क्या पता। अब उसमें ऐसा ही है, एक ही मिनट में कहना चाहता हूं कि जैसे यहां से हमको दिल्ली जाना है, कोई हवाई जहाज में जाएगा, कोई जाएगा उसमें बाय रोड, कोई चल के जाएगा, है ना। तो जितना समय जिसको लगना है उतना लगना है। कम से कम ये तो पता चल जाए कि लक्ष्य जो है वो तो स्थिर हो गया, यहाँ पहुंचना है और हम कहाँ खड़े हैं और हमको कैसे जाना है। तो यदि हमको ये समझ में आता है कि हमको यहाँ पहुंचना है, हम यहाँ खड़े हैं, हम सही मूल्यांकन अपना कर पाते हैं, हम इस जगह पे खड़े हैं, ये स्वीकार होता है। जैसे आपको स्वीकार ही नहीं होगा कि हम यहाँ पे खड़े, हम तो यहीं पे खड़े हैं। जिसको लगी गया कि मैं सब समझ गया, जब भी एक बच्चा रिसीविंग एंड में होता है उसको अभी समझ नहीं मिला, 15-20 साल के बाद उसको लगता है हमको समझ में आता है, बाकी किसी को नहीं आता। 40 में आते आते तो उसको लगता है सारी दुनिया बेवकूफ है, मैं ही समझदार हूं, है ना। तो अगर ये स्थिति है, यदि हमको लगता है हम यहाँ पहुंच ही गए हैं, तो फिर वो कहां से होगा। तो अपना भी जो सटीक या स्व मूल्यांकन जो है वो ठीक होना जरूरी है। यदि मैं पहचान पाऊं मैं यहाँ खड़ा है, तो मुझे फिर पता चलता है इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, कौन कौन से वाहन में जाऊंगा, कैसे करूंगा। ये उतना ही है, अपना स्व मूल्यांकन ठीक हो, हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाए। अब फिर जितनी भी देर लगनी है, जितना भी समय लगेगा, उतना लगेगा, हमको पहुंचना है। जो लोग पैदल जाते हैं कहीं मंदिरों में, उनका होता है ना, जितने दिन लगे हमको जाना है, एक बार तय हो गया तो आदमी पहुंच जाता है। फर्क नहीं पड़ता जल्दी पहुंचे या ऐसा। जल्दी तो हमने माना है ना कि इतने समय में, जैसे हमने अभी जो है जल्दी हमने माना कि 3 दिन में हमको सबको ज्ञान हो जाना है। एक टाइम फ्रेम किसने सेट किया? टाइम फ्रेम जो है शरीर के साथ ही है, सभी टाइम फ्रेम अपनी शरीर। दूसरा, इस शरीर, इसमें हमने जो अपनी योग्यता है वो ऐसी मान ली कि हम तो समझ ही चुके, थोड़ा होने से हो जाएगा, तो उसमें मूल्यांकन भी अपना जो है वो ठीक नहीं हुआ। इसलिए टाइम फ्रेम होने के लिए भी कम से कम इतना तो जरूरी है कि हम अपनी योग्यता को पहचान लें, उसको पहचान ले, लक्ष्य को पहचान ले, उसमें जो समय है उसमें जो बाधाएं आएगी, जैसे हमारे पूर्व संस्कार जो है, कुछ मान्यताएं, जितनी मान्यता ज्यादा होगी उतना समय ज्यादा लगेगा। जितनी मान्यताओं को पकड़ के रखा है उसको छोड़ नहीं रहे उतना समय ज्यादा लगेगा। जिस दिन मान्यताएं छूट गई, हमने सही जो है उसको पहचान लिया, कोई क्षण नहीं लगेगा उस चीजों को समझने में, जीने में। उतनी ही दूरी है उसमें, जो दूरी है वो इतनी है। एक्चुअली दूरी उतनी ही है, हमारी जितनी प्यास, हमारी जितनी तीव्रता, हमारी जितनी आवश्यकता। जितनी आवश्यकता उतना मिल जाएगा, आवश्यकता नहीं है नहीं मिलेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कुछ कहें? नहीं, मैं दूसरों को भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं लगे हम दोनों ही अज्ञानी है बाकी सब ज्ञानी है। नहीं, उसमें ऐसा है कि सभी के प्रश्न हैं, पूछ आप ही लोग रहे हैं। और वो पूछने से एक चीज ये भी हो रही है कि बहुत सारे प्रश्न किसी के होते हैं, पर जब आप पूछ रहे हो तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान चला जाता है। इसीलिए प्रश्न तो सभी को पूछने हैं, इसमें कोई संकोच नहीं करना है। जितने पूछेंगे उतनी चीजें खुलेंगी, और सभी के लिए है। बढ़िया, तो ब्रेक कर लेते हैं। 11:10 हो गई है, आराम से चाय पी के 11:30 को आगे परिवार पे